Yes, sound friends. I'm going to start revision for today. I am being appointed for your revision of for your course of Fundamental of Management. And right now I'm starting my presentation. So let's start. शुरू करते हैं इस काम को। तो वो एडजस्टमेंट की जरूरत होगी हमें। तो let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah. मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूंगा बिकॉज अगर ज़्यादा टाइम तो आज हमारे पास होगा नहीं, क्योंकि सिर्फ एक छोटा सा शॉर्ट कोर्स हम बनाना चाह रहे हैं इसको। माय इंट्रोडक्शन ब्रीफली देख लीजिए। ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इस पर अक्सर आपके रिलेटेड वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। नेम मेरा आपके सामने है। फेसबुक अकाउंट के हवाले से अगर आप मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में जानना चाहें तो आई हैव क्वालिफाइड इन MS project, that is project analysis, investment and finance. That's my specialized area. I'm also working with the anti-money laundering audit and anti-money laundering compliance firms like with the higher direct base from America. And that's my work experience. And I have also done my MSc in economics with money banking and finance. I have done my MBA in marketing, and I have done my computer science in software engineering and MSc in information system. These are my qualifications. You might think these are very much diversified, but you see that all are related with the management field and all are related with the infotech, क्योंकि आज का मॉडर्न डे का कॉन्सेप्ट है। और ये हमारे ICMP के बहुत सारे कोर्स मुझे हेल्प करते हैं, क्योंकि हर कोर्स के अंदर इनका कहीं ना कहीं रोल आ जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मेरी जो दीगर एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ मैं स्लाइड्स एक ऐड की हैं जहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरी डिफरेंट एक्टिविटीज़ और इंस्टीट्यूशन हैं इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो ये बच्चों मेरी एक्टिविटीज़ हैं। चलिए हम फौरी तौर पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि एक मैनेजर क्या है। देखिए, मैनेजर एक पर्सन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अचीव करने के लिए ही इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो रिसोर्सेज को ऑप्टिमम इस्तेमाल करके अपने यूनिट की सक्सेस को इंश्योर करेगा ताकि ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस को अचीव किया जा सके। सो वी कैन से दैट a person who controlling administering organizational group and staff, एक ऐसा बंदा है जो ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप और स्टाफ को कंट्रोल करता है। ये भी तो रिसोर्सेज है, आप इन्हें ह्यूमन रिसोर्सेज कह सकते हैं। या एक ऐसा बंदा है जो कंट्रोल करता है, एडमिनिस्ट्रिंग करता है ऑर्गेनाइजेशन की। लेकिन आसान अल्फाज में याद रखिए कि मैनेजर एक ऐसा पर्सन है जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज करके अपने यूनिट की सक्सेस को इंश्योर करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। तो आप इसको यूँ देख सकते हैं, जैसे देखिए रिसोर्सेज भी इंजेक्ट करता है, पीपल भी इंजेक्ट करता है। हालांकि दोनों रिसोर्सेज हैं लेकिन मैंने इनको डिस्टिंग्विश कर दिया है। और मैनेज करता है ताकि स्पेसिफिक पर्पस को अचीव किया जा सके।
तो अगर आप ये कह दें कि ये पर्सन जो इस चीज का ख्याल रखता है वो मैनेजर है, और जो ये अमल है या ये जो प्रोसेस है ये मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डीलिंग, कंट्रोलिंग रिसोर्सेज एंड पीपल टू अचीव स्पेसिफिक पर्पस। तो देखिए हमने कैसे कहा कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कंट्रोल करता है किस चीज को, रिसोर्सेज को, पीपल को, ताकि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। तो यहाँ पे भी रिसोर्सेज को, पीपल को क्या किया जा रहा है, डील किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है, ताकि स्पेसिफिक पर्पस को हासिल करना मुमकिन हो सके। अगर आप ये कहें कि हम ये कहें कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखिए मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसका मकसद प्लानिंग है, डिसीजन मेकिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, लीडिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन। अच्छा, तो इसका मकसद एक अमल हुआ, एक प्रोसेस हुआ जो ये सारे काम करता है। मुख्तसरन हमने ये कहा कि इंसानी रिसोर्सेज यानी पीपल और इंटेलेक्चुअल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इंजेक्ट करके स्पेसिफिक पर्पस को हासिल करता है। लेकिन अक्सर बात मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस बताए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है टारगेट रखकर या गोल सेट करके उनको हासिल करने के लिए कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना। ये कोर्स ऑफ एक्शन जो है, हम इसे ये कहते हैं कि ये प्लान है। तो यानी इसको हम प्लान कहते हैं कि टारगेट सेट करके उसके लिए तरीकाकार का इंतखाब करना एक्चुअली कहलाता है प्लानिंग। जाहिर है इस काम के लिए हमें कामों को दूसरों को एलोकेट करना पड़ता है, तो टास्क एलोकेशन और इंश्योर करना कि राइट पीपल शुड परफॉर्म द राइट जॉब एंड राइट जॉब इज एलोकेटेड टू द रेलेवेंट पीपल सो दैट वी कैन गेट इट डन। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी काम दूसरों को देना, उनसे वो काम लेना, ऑर्गेनाइजेशन। लीडिंग का मतलब ये है कि आप अपने लोगों को जो है वो लीड करेंगे, यानी उन पर जो है वो आप प्रेशराइज नहीं करेंगे, सिर्फ रिवॉर्ड यूज नहीं करेंगे, बल्कि आप उनको डेवलप करेंगे और आप उनको मोटिवेट करेंगे टुवर्ड्स वर्क, और आप उन्हें इन्फ्लुएंस करके गोल्स की तरफ रागब करेंगे। तो इस काम को हम लीडिंग कहते हैं। अब रही बात डायरेक्टिंग की, तो डायरेक्टिंग का मतलब ये होता है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो लाजिम तो नहीं होता कि हम सारा काम जो है वो उस ट्रैक के मुताबिक ही कर सकेंगे जो हमने कहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेविएशन जरूर हो सकता है। जैसे हमने कोई प्लान बनाया है, कोई बजट बनाया है, तो क्या उस बजट से के हम कोई डेविएशन भी हो सकती है? यकीनन डेविएशन हो सकती है। तो अगर डेविएशन हो सकती है तो फिर हमें ये करना चाहिए कि एक कंट्रोल मैकेनिज्म बना लें कि जहां डाइवर्जन हो, जहां कोई वेरिएंस एनालिसिस हमें बताए कि आप अपने बजट से डेविएट कर चुके हैं, हम पूरी तौर पर सोचें किस तरह हम कम बैक करेंगे। ठीक हो गई जी बात। और स्टाफिंग का मतलब ये होता है कि आप जो है लोगों को हायर करेंगे, रिक्रूट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ट्रेन करेंगे, डेवलप करेंगे, यानी आप इसको HRM कह सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो अब यहाँ पे हमने जो बातें की हैं, आई होप कि आपको सारी समझ आई होगी। अगर कोई बात रह जाए तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, और दूसरी बात ये है कि वीडियो पे खूबी ये होती है कि आप रिवर्स करके भी उसे सुन सकते हैं किसी भी बात। तो दिस इज व्हाट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पे जो तरतीब है, सबसे पहले हमने समझा मैनेजर क्या है, अब हमने समझा कि मैनेजमेंट क्या है, और फिर हमने समझा मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है, मैनेजमेंट क्या क्या काम सर अंजाम देती है इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इन द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब हम ये समझने जा रहे हैं कि मैनेजर का रोल क्या है। तो देखिए मैनेजर के रोल के हवाले से जब आप बात करेंगे तो मैनेजर के 3 तरह के रोल बताए जाते हैं। बेसिकली मेंसबर्ग ने आइडेंटिफाई किया था कि मैनेजर रोल डिफरेंट हो सकते हैं। इसी तरह एक एक्सपर्ट और है जिन्होंने हमें इसी तरह के रोल्स बताए थे। जैसे देखिए इंटरपर्सनल रोल, यानी मैनेजर का एक रोल वो है जिसमें वो लोगों के साथ मुखातिब होता है,
लोगों के इश्यूज को डील करता है। यहाँ ये एक तरह से अपने इदारे का रहनुमा या हेड होता है, लोगों को रिसीव करता है, उन्हें गेट पर छोड़ के आता है, उनको वेलकम कहता है, उनके साथ चाय पीता है। दूसरी तरफ वो लियाजोन क्रिएट करता है, यानी डिफरेंट लोगों के दरमियान इंटरेक्शन को इंश्योर करता है। इंटरेक्शन को मैं यहाँ कोऑर्डिनेशन कह सकता हूँ कि डिफरेंट लोगों से कोऑर्डिनेट करता है। लीड करने के हवाले से वो अपनी टीम को इन्फ्लुएंस करके वर्किंग पे लगाता है और उनके जिम्मे टास्क एलोकेट करता है और उन्हें इसको परफॉर्म करने के काबिल बनाता है। तो ये वो रोल है जहाँ वो लोगों से डील कर रहा है, जहाँ वो सोशल रोल में है। तो यहाँ पे हमने इस सोशल रोल के अंदर इसको क्या कहा कि ये इसकी इंटरपर्सनल रोल है। लेकिन जो इसके इंफॉर्मेशनल रोल्स हैं उसके अंदर सबसे पहली बात ये है कि इसे मॉनिटर अच्छा होना चाहिए, यानी इसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना एक आर्ट है। रिपोर्ट्स को थॉरोली पढ़ना, उन नुक्तों को, उन पॉइंट्स पे नजर रखना विच आर जनरली पीपल निगलेक्ट, मैनेजर कीप इट मोर फोकस ऑन दैम। एंड सिमिलरली इंटेरोगेट द सबऑर्डिनेट, सिर्फ पूछना नहीं है, इंटेरोगेट करना है और उस मालूमात को एक्सट्रैक्ट करके एक जगह लाना है। और जब उसे एक जगह आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसके नतीजे में आप देखेंगे कि आपको एक पूरा फ्रेम मिलेगा मालूमात का, यानी आप मुकम्मल तौर पर मालूमात को समझ सकेंगे, सिर्फ परसेप्शन नहीं होगा। फिर जाहिर बात है वो मालूमात रख के हमने क्या कर लेनी है, वो मालूमात हम लोगों पे डिसीमिनेट करेंगे यानी तकसीम करेंगे। और उसके बाद जब उस मालूमात को हम डिसिमिनेट करेंगे तो यकीनन हम प्रिविलेज का ख्याल रखेंगे, यानी कि जिससे जो रेलेवेंट नहीं है उनसे भी वो बात बता रहे होंगे, हम सिर्फ उसको बात बताएंगे हु इज कंसर्न एंड प्रिविलेज टू हैव दैट इंफॉर्मेशन, और जिसको उस मालूमात को रखने का कोई फायदा होगा। और फिर हम क्या कर सकते हैं, दूसरी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके स्पोक्स पर्सन के तौर पे कोई प्रेजेंटेशन वगैरह भी दे सकते हैं। अब ये सारे जो फंक्शन है ये है जो इंफॉर्मेशनल है, मालूमात लेना, मालूमात देना। इन्होंने यहाँ ये पिक्चर लगाई, मेरे बस में होता तो मैं यहाँ कंप्यूटर की पिक्चर लगाता क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन के लिए ज्यादातर यही यूज होता है। अच्छा, अब देखिए जो आखिरी रोल है वो है डिसीजन मेकिंग का। अल्टरनेटिव में से एक सही अल्टरनेटिव को चूज करना डिसीजन मेकिंग कहलाता है, यानी अमंग द different ways to do a thing, you choose one of them and this is what we call the decision। अब डिसीजन रोल के अंदर वो एक एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर का मतलब ये है कि वो क्रिएटिविटी के साथ सोचता है कि क्या कोई नया प्रोडक्ट आइडिया है। अगर कोई प्रोडक्ट आइडिया है और उसके साथ साथ एक चीज और हो सकती है, क्या कोई प्रोडक्ट को इनोवेट करने का तरीका है, कोई नए फीचर डाल दूं, कोई कलर बदल दूं, कोई उस पर यूजेज नए दरियाफ्त कर लूं, या प्रोसेस जो ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं उन्हें अपडेट कर दिया जाए और कॉस्ट को सेव कर दिया जाए। तो ये सारे के सारा जो अमल है इसको हम कहते हैं ये एंटरप्रेन्योर काम है। एंटरप्रेन्योर का काम है, यानी मुंतजिम के तौर पर नहीं बल्कि आजिर के तौर पर एंटरप्रेन्योर। अब देखिए उसके बाद आ जाता है डिस्टर्बेंस हैंडलर। डिस्टर्बेंस हैंडल वो डिस्टर्बेंस जो निचले लेवल पे कंट्रोल नहीं हो सकती, तो ये कंट्रोल करता है। जैसे कोई ऑपरेशन स्टॉप हो गए, किसी कॉन्ट्रैक्ट के मसले में आ गए, कोई स्ट्राइक हो गई है, लेबर यूनियन ने स्ट्राइक कर दी है लेकिन आम आदमी के बस से बाहर है, कोई सप्लायर या कस्टमर के साथ सीरियस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है, तो यहाँ पे ये डिस्टर्बेंस हैंडलर के तौर पे जाएगा। लेकिन मैं कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग को ना यहाँ से हटा के कोशिश करता हूँ थोड़ा यहाँ पे लाऊं कि कॉन्फ्लिक्ट हैंडलर में यहाँ पे उसका रोल निगोशिएटर का ज्यादा अच्छा है। तो आप ये कह सकते हैं डिस्टर्बेंस हैंडलर के तौर पे अच्छी मिसाल ये हो सकती है कि ऑपरेशन में कोई मसला आ गया है, स्ट्राइक हो गई, उसको डील कर रहा है, कोई मोटर खराब हो गई, कोई मशीन खराब हो गई। लेकिन जहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया सप्लायर से या कस्टमर से, उसके लिए आप जो है ना आइडियल मिसाल दे सकते हैं कि यहाँ पे ये निगोशिएटर है। कस्टमर और सप्लायर के साथ ये यहाँ के साथ यहाँ कस्टमर या सप्लायर के साथ ये बातचीत कर रहा है, मुकमका कर रहा है मसले का। सो नेक्स्ट इज व्हाट यू कैन से रिसोर्स एलोकेटर, इट बजट एलोकेट करता है। उसके अलावा बाकी रिसोर्सेज जो है वो लोगों में तकसीम करता है या उनको डील करता है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये रिसोर्स एलोकेटर है। जैसे अच्छा कंप्यूटर किसको देगा, गाड़ियां कैसे एलोकेट होंगी,
ये सब इसके बस की बात होती है, और यहाँ पे ये एज अ रिसोर्स एलोकेटर के तौर पे आ जाता है। अब आपसे सवाल पूछना चाहिए मुझे कि मिस्टर सलीम इज अ मैनेजर ऑफ द कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, हिज he he is going he is going to give a session in public place about a new innovation in car manufactured by Master Motors। मास्टर मोटर्स ने एक नई गाड़ी बनाई है, और वो पब्लिक में जाकर उसकी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं कि कौन सा रोल है। तो आपके दिल में फौरन आएगा ये तो आवाम से डील कर रहे हैं, तो ये कोई ऐसा रोल है जो इंटरपर्सनल रोल है। और इंटरपर्सनल रोल के हवाले से बात आप करें, नो नो नो, सेशन इन द पब्लिक, यस सेशन इन द पब्लिक, इसका मतलब ये यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशनल रोल है क्योंकि वो प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, आवाम से मिलने नहीं जा रहे। तो ये जो रोल है इनका, इसको हम कहेंगे कि यहाँ पे ये स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, इज अ स्पोक्स पर्सन, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट द इनोवेशन ऑफ मास्टर्स मोटर्स से उन्होंने नई गाड़ी जो बनाई। अब चलते हैं किस तरह। मिस्टर सलीम इज अ मैनेजर कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट गोइंग टू वेलकम फ्यू ऑफिशियल्स। ये वो रोल है कौन सा वाला, जहाँ पे वो कुछ ऑफिशियल से मिलने जा रहा है, ऑफिशियल से मिलने जा रहा है, और उन्हें क्या कहेगा, उन्हें वेलकम कहेगा। तो जब ऑफिशियल से मिलने जा रहा है और उन्हें वेलकम कहने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो रोल है ना इनका, ये इंटरपर्सनल जाएगा। ठीक है, वो वाला जो था वो मालूमात वाला था, जब मालूमात वाला इंफॉर्मेशनल में आएगा, क्योंकि वो डिसिमिनेट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, वो भी बाहर जाके। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर रहे होते तो डिसिमिनेटर कहलाते। लेकिन चूंकि अब यहाँ जो हो रही है मालूमात का डिसिमिनेशन, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो रहा, बाहर हो रहा है, तो यहाँ पे स्पोक्स पर्सन बन गए। लेकिन जब ये किसी टीम को वेलकम कहने गए, उनको इन्होंने वेलकम कहा, तो ये उनका सेरेमोनियल रोल है। और सेरेमोनियल रोल होता है जहाँ अवाम, आप किसी पीपल को डील कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इनका ये जो रोल है सेरेमोनियल, ये सीकर हेड का है कि इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह के तौर पे उनको वेलकम कहने के लिए ये काम किया है। अब आ गई बात कि अगर मैं कहूँ मिस्टर सलीम इज हेड ऑफ ऑडिट टीम, वो ऑडिट टीम, बल्कि ऑडिट टीम तो हम कहते हैं ऑडिट कमेटी, तो ऑडिट कमेटी के हेड है फर्स्ट करें, और इंटरेक्ट कर रहे हैं विद द टीम ऑफ ऑडिटर्स फॉर अ रेगुलेशन कंसर्न ऑफ टैक्स अथॉरिटी। जिसमें रेगुलेशन कंसर्न और टैक्स अथॉरिटी के मुतालिक वो बात कर रहे हैं दूसरों के साथ। तो यहाँ पे इनका रोल जो है वो क्या है, यहाँ पे इनका रोल भी यही है कि अभी भी ये लोगों से डील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये लोगों से डील करके उनमें एक लियाजोन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रोल जो है इनका, ये रोल है कोऑर्डिनेशन का। तो यहाँ पर ये ऐसा कोऑर्डिनेटर अपियर होता है। ठीक हो गई जी बात। तो यहाँ पे आके मैंने तीन चीजों को कवर कर लिया कि मैनेजर क्या है, ठीक है जी, और मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है, और चौथी बात कह लीजिए रोल्स ऑफ मैनेजर क्या है। और लास्ट पार्ट कवर करने जाता हूँ कि मैनेजर और लीडर में क्या फर्क होता है, मैनेजर और लीडर में क्या फर्क होता है। देखिए, मैनेजर एक एडमिनिस्ट्रेटर का नाम है जो बने बनाए रूल्स के मुताबिक लोगों से काम लेता है, यानी वो वर्क फ्लो का ख्याल रखता है कि जो तयशुदा मामूल है, जो तयशुदा तरीका कार है, उसके मुताबिक काम सर अंजाम दिए जा सके। लेकिन लीडर का काम ये होता है कि वो एडमिनिस्ट्रेट ना करे, बल्कि काम को करने का नया तरीका इजाद करे। तो इसलिए ये इनोवेट करता है, ये पीपल फोकस होता है, ये लोगों के ऊपर फोकस करता है और उनको डेवलप करता है, ना कि काम पे फोकस करे। तो ये जो काम पे फोकस करते हैं वो काम की बजाय फोकस ऑन द पीपल, तो उसकी कोशिश ये होती है कि हम लोगों को डेवलप करें। ये इन्हें सबऑर्डिनेट समझता है अपना जूनियर, और उन्हें हुक्म सादिर करता है। जबकि अगर आप देखेंगे हमारा जो रवायती तरीकाकार है उससे हटकर, तो जो लीडर है वो फॉलोअर्स के कंसर्न होता है, वो फॉलोअर्स को देखता है, और ये चाहता है कि जो चीजें ठीक है वो करे,
लेकिन जो लीडर है वो कहता है कि खुद देखो कौन सी चीज ठीक है, जो चीज ठीक है खुद ही चूज करो, खुद ही उसको परफॉर्म करो। यानी मैनेजर रास्ता अपनी मर्जी से आपको चलाता है रास्ते पे, और लीडर जो है वो कहता है कि अगर मैंने तुम्हें वर्क कर दिया है तो अब रास्ते का इंतखाब भी तुम ही करोगे, तुम कैसे इस काम को सर अंजाम दोगे। इसका मतलब ये हो गया कि मैनेजर सरों पे हुकूमत करता है, और वो अपनी पावर को इस्तेमाल करके आपको बाउंड करता है कि ये काम ऐसे ही करो, जबकि लीडर आपको ड्राइव करता है और वो आपको समझाता है कि कौन सा काम किस तरह से आपने सर अंजाम देना है। तो उसका तरीका कार थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि लीडर लोगों को अपना मरीद बनाता है, फॉलोअर बनाता है। लीडर लोगों को डेवलप करके put them, make their mind so that they can choose the way how to do the work, and he can also develop them in a way that the people will choose the way of doing tasks, and they can plan themselves as well. So this is what the difference between leader and a manager. अब यहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशन तो कंटिन्यू रहेगी। मैं इसमें दो काम करता हूँ, एक तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन को यहाँ सेव कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं ये चाहूंगा कि इस प्रेजेंटेशन को दूसरी प्रेजेंटेशन से मैं अलग रखूँ, क्योंकि आगे मैं एक डिफरेंट टॉपिक लेना चाहता हूँ। तो इसको हम यहाँ पे इधर से मूव कर देते हैं। अब हम इसको दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं ये। और एक काम हो सकता है अगर माइक अगर मेरे साथ लोग नहीं है तो मुझे माइक चेंज कर लेना चाहिए था। चलिए हम इसको कैंसिल करते हैं और माइक जो है ना वो हम दोबारा इसको सेव करके अपलोड करते हैं। सेव, इसको हटा लेता हूँ यहाँ से। इसकी जगह दूसरा माइक लेते हैं। ये माइक पर इसको शायद इस तरह से प्रॉब्लम कर सके और आपको आवाज भी दे सकेगा। नहीं चल रहा। अच्छा अच्छा। तो आई थिंक अब हमें जरा माइक चूज कर लेना चाहिए, माइक्रोफोन। देखते हैं कि इसकी आवाज ठीक आ रही है आपको। यू आर लिसनिंग, आई होप सो फार, दैट्स राइट। आवाज मेरी चेक करिए। अब यहाँ से आगे हम ना एक दूसरा टॉपिक लेने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है, जिसको हम कहते हैं, कंसर्न है पावर के साथ। देखिए, पावर एक इन्फ्लुएंस होता है जिसमें हम अपनी हुक्मिया तौर पे किसी को कोई बात कह के अपनी बात को मनवा लेते हैं। तो हम इसे कहते हैं, ये क्या है हमारी शाबाश, दिस इज व्हाट वी कॉल द, let me see what happens.
जी, तो मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि जब हम बात करते हैं आप लोगों के साथ डिफरेंट पावर के हवाले से, तो पावर का ये जो मामला है, इसके अंदर हम ये कहते हैं कि भाई बात ये है कि पावर वो इन्फ्लुएंस है, पावर वो आपका इख्तियार है जिसमें आप दूसरों से अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए अपनी बात को मनवा लेते हैं, हम इसको नाम कहते हैं पावर। लेकिन पावर एक ऐसी चीज है जो डिफरेंट चीजों से गेन की जाती है। मिसाल के तौर पे एक मैनेजर जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा पावरफुल पोजीशन होती, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक शख्स जो है वो मैनेजर है लेकिन वो नया आया है, तो उसके पास एज अ मैनेजर अथॉरिटी तो बहुत है, लेकिन बहुत सारी चीजें और रिवायात और ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेडिशन और कल्चर का ना पता होने की वजह से he is being weak in power as compared to the any other manager who is working from many years in the same organization. Reason is this: because he is young, he is new to the organization, so he is not aware of the executive system and information system of the way of working. Therefore, तो इसका मतलब है पावर एक्चुअली गेन की जाती है और अथॉरिटी दी जाती है। तो देखिए, अथॉरिटी हमें कोई भी बंदा जो मैनेजर अपॉइंट करेगा वो हमें अथॉरिटी दे रहा है। लेकिन हम जितने ताल्लुकात लोगों के साथ बनाएंगे, रिलेशन अच्छे करेंगे, हम लोगों के ऊपर जितना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते जाएंगे और जितना हम लोगों के ऊपर अपना इख्तियार बढ़ाते जाएंगे और जितना लोग हमें ओबे करते जाएंगे, इसको हम कहेंगे ये हमारी पावर है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि डायरेक्टर्स के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ जो अच्छे ताल्लुकात है, एक्चुअली ये आपकी पावर है एज अ मैनेजर। और तीसरी चीज जो है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो चीज है जिसको हम महसूस करते हैं, जिसको हम फील करते हैं। ये कोई समझाता नहीं, हमें खुद समझना पड़ता है। लिहाजा हम चलते हैं सबसे पहले पावर की तरफ। तो पावर जो है वो हमें गेन करनी पड़ती है, लोगों से ताल्लुकात बनाकर, इन्फ्लुएंस क्रिएट करके। एक मैनेजर के पास डिफरेंट किस्म की पावर होती है। सबसे पहले चूंकि वो अपने सबऑर्डिनेट को की पे वगैरह इंक्रीज करवा सकता है, इसलिए उसके पास रिवार्ड पावर है। उसके अलावा उसके पास क्योंकि वो उन्हें डिप्लॉय कर सकता है किसी अनएक्सेप्टेबल जगह पे, या वो उनको डिमोट कर सकता है, लिहाजा उसके या सजा दे सकता है, तो इसलिए उसके पास क्यूरेसिव पावर भी होती है। और इल्म होने की वजह से, ज्यादा तजर्बा और ज्यादा नॉलेज होने की वजह से उसके पास एक्सपर्ट पावर भी होती है, लिहाजा उसके पास रिवार्ड पावर भी है, क्यूरेसिव पावर भी है और एक्सपर्ट पावर भी है। और अगर उसके ताल्लुकात अच्छे हैं और वो मुख्तलिफ जगह से राब्ता करके रेफरेंस ला सकता है, तो उसके पास रेफरेंट पावर भी है। और ओहदा अच्छा होने की वजह से उसके पास पोजीशन ऑफ पावर भी है। ठीक है, पावर ऑफ पोजीशन भी है, तो इसको हम कहते हैं लेजिटिमेट पावर। और अगर वो इल्म अच्छा रखता है और हर चीज को अपनी नजर में रखता है, तो उसके पास इंफॉर्मेशनल पावर भी है। तो लिहाजा इस सेंस में देखा जाए तो मैनेजर के पास डिफरेंट टाइप्स की पावर्स जो है वो हो सकती है। अब रही बात ये कि अगर कोई बंदा आपसे ये कहे, इफ अ मैनेजर, कोई मैनेजर आपसे कहे बिकॉज आई एम क्वालिफाइड अकाउंटेंट द मैनेजर इज रिलाइंग ऑन, तो किस पे रिलाई कर रहा है? जब वो कह रहा है कि यार मैं एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट हूँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो आपको ये कहना चाहता है कि मेरे पास एक नॉलेज है, मेरे पास एक स्किल है। तो इस पावर को हम जो कहते हैं, हम इसे कहते हैं ये इसकी एक्सपर्ट पावर है। ये उसकी एक्सपर्ट पावर है, चूंकि उसके पास नॉलेज है किसी चीज का। ठीक होगी जी बात? अच्छा, अब अगर आपसे कोई कहे कि बिकॉज आई एम योर सुपीरियर, तो क्या जिता रहा है? आप कहेंगे नॉलेज नहीं। बड़ी गलत बात है, नॉलेज तो नहीं है यारी। कहने का मैं तुम्हारा सुपीरियर हूँ,
ही इज आस्किंग अबाउट हिज लेजिटिमेट अथॉरिटी, यानी पावर ऑफ पोजीशन जतानी चाह रहा है, पावर ऑफ पोजीशन। ठीक होगी बात। और अगर आप इस चीज को समझ गए हैं तो आप इस तरह के पेपर में तमाम सवालात को आंसर इंशाल्लाह कर लेंगे। अब बात आ गई किसकी जी? अथॉरिटी की। अथॉरिटी वो चीज है जो कि आपको कोई डेजिग्नेट करता है जब भी आपको कहीं अपॉइंट करता है। फ्यूल कहता है ये राइट टू गिव ऑर्डर होती है। जाहिर है, अगर आप मैनेजर बन गए तो एज अ मैनेजर ऑर्डर आप ही दे सकते हैं, और एज अ मैनेजर आप अपनी बात मनवा भी सकते हैं, इसलिए पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस भी है। लेकिन कहा यह जाता है कि राइट टू एक्सरसाइज पावर, आपको हक दे दिया जाए कि आप अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए लोगों से अपनी बात को मनवाएं। ठीक है, किसी को फायर, यानी यू कैन से हायरिंग, फायरिंग, हायर करना, निकाल देना, बाइंग आर सेलिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपकी अथॉरिटी है। द राइट एन इंडिविजुअल हैज टू रिक्वायर सर्टेन एक्शंस ऑफ अदर, द राइट टू डू द एक्ट, यानी कि एक्ट करने का हक आपको दे दिया जाए कुछ, या दूसरों से करवाने का हक दे दिया जाए, हम इसको कहेंगे कि ये आपकी अथॉरिटी है। तो इस तरह का सवाल को पूछ सकते हैं ना कि किसने, कौन सी इसमें से डेफिनेशन हेनरी फ्योल की है, क्योंकि हेनरी फ्योल की डेफिनेशन मशहूर है। तो क्या है शाबाश? द राइट टू गिव ऑर्डर, द राइट टू गिव ऑर्डर एंड पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस। तो कोई भी पूछ सकता है आपसे, कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पे ना एक छोटा सा काम करते हैं, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, अथॉरिटी जो है ना वो आपके पास एक हक है कि आप किसी को हुक्म दे सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप महसूस करते हैं, ये एक स्टेट है जो फील की जाती है कि यार ये मेरी ऑब्लिगेशन है, मुझे ये काम करना पड़ेगा, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक हो गई जी बात। अब जहां तक सवाल है, अगर आपसे कोई पूछे कि जनाब अथॉरिटी, अथॉरिटी आपको सीनियर जॉब से नीचे की तरफ हुक्मन दी जाती है, ये काम तुम क्या करोगे, तो जब वो कहता है ये काम तुम करोगे तो ऊपर से नीचे, डाउनवर्ड, यानी डेलीगेट की जाती है ऊपर से नीचे की तरफ। पावर जो है वो नीचे बैठा इंसान खुद गेन करता है, इसलिए ये इसका ट्रेंड नीचे से ऊपर की तरफ है और उसका ट्रेंड ऊपर से नीचे की तरफ है। ठीक है, तो अथॉरिटी ऊपर से नीचे एंड पावर नीचे से ऊपर की तरफ। और रिक्वायर क्या है जी? रिक्वायरमेंट क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ऑर्डर देने का हक रखते हैं, और इसका मतलब ये है कि आपको ऑर्डर ओबे करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और इसका मतलब टास्क के हवाले से ये कि आप अथॉरिटी को डेलीगेट करेंगे, जबकि यहाँ पे ये कि आप इसको महसूस करेंगे, फील करेंगे, एज्यूम करेंगे। ठीक है जी, ये फॉर्मल पोजीशन से आपको मिलती है, और ये आपको सीनियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप, पॉलिटिक्स भी क्या हो सकती है उससे भी आप हासिल कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपको कोई काम कहा जाए तो आपको अथॉरिटी दी जाए लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दी जाए तो काम नहीं चलेगा। लोग आपको ओबे नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आप उन्हें सजा नहीं दे सकते, ना रिवॉर्ड दे सकते, तो काम नहीं चलेगा। इसी तरह अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, अथॉरिटी ना दी जाए, तब भी काम नहीं चलेगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम यूं करते हैं ना, इसको नंबर 1 कर लेते हैं कि आपको मैंने जिम्मेदारी दी, अथॉरिटी नहीं दी, तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि आपके पास उनको कुछ कहने का, रिवॉर्ड देने का अख्तियार नहीं है। तो इसको पहले मैंने बोल दिया, इसलिए इसको पहले कर, इसको नंबर 2 कर देते हैं। क्यों? कि अथॉरिटी दे दी जाए विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, और मैं आपके हाथ में 4 जीपे भी पकड़ा दूं, तो बड़ा सा फार्म हाउस भी पकड़ा दूं, तो आप क्या करेंगे? काम तो है, जिम्मेदारी तो दी कोई नहीं, आप क्या करेंगे? वो जीप पकड़ेंगे, 4 दोस्त बैठाएंगे, एंजॉय करेंगे, और इससे भी काम नहीं चलेगा। लिहाजा दोनों चीजें होंगी, अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी। अच्छा, अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले कि Aviz is working as a senior accountant but facing a situation arise due to organization is doing something new or in different way, its existing rules and procedure may be out of date, यानी उसके अभी के प्रोसीजर आउट ऑफ डेट हो चुके हैं। ठीक है, वो अनएबल टू कूप विद द न्यू डेवलपमेंट, वो नई डेवलपमेंट के साथ कूप अप नहीं कर सकते। तो क्या चीज जाहिर हो रही है? जाहिर ही हो रहा है कि उसको जिम्मेदारी दे दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, लेकिन अब वो बेचारा मजबूर है कि जिस तरह से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया जा सकता है, उसके लिए जो जो चेंजेस चाहिए वो नहीं लाई जा रही। इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी गई है लेकिन अथॉरिटी नहीं दी गई। तो ए ऑप्शन इसके लिए होगा।
लेकिन इसके बरक्स अगर वो कहते कि जनाब फलां फलां ऑर्डर देने का उसके पास हक था, लेकिन वो जो है इसमें इंटरेस्टेड नहीं था, या उसको फिलहाल अभी कोई जॉब अलॉट नहीं की गई थी, तो इसका मतलब ये इख्तियार पहले दे दिया, जॉब अलॉट नहीं की, इसका मतलब है आपने अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, सॉरी। तो इसका मतलब ये होगा। लेकिन अगर आप इस तरह सोचते हैं जैसे कि यहाँ पे है कि वो कुछ करना तो चाहता है, कर नहीं पा रहा है, इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है और अथॉरिटी नहीं मिली। ज्यादातर यही सिचुएशन मैनेजमेंट में फेस करनी पड़ती है आपको। ठीक होगी बात। लेकिन इसको हम थोड़ा सा जल्दी चलाते हैं और कहते हैं, देखिए एक एक्सपर्ट है जिसका नाम है मैक्स वेबर, वो कहता है कि ना जो आपकी अथॉरिटी है, जो उसने ऑब्जर्व किया उसकी रिसर्च के मुताबिक, वो कहता है 3 तरह की है। एक वो कहता है कि अथॉरिटी ट्रेडिशनल होती है। ट्रेडिशनल अथॉरिटी वो होती है कि जो किसी रिवाज के तहत, किसी जेंडर के तहत बाय बर्थ आप तक पहुंच जाती है। जैसे आप अपनी फैमिली के सरबराह बन जाए, तो आप बड़े भाई हैं, आप सरबराह बन गए, ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी। हमेशा बड़ा भाई जो होता है फैमिली का सरबराह बन जाता है, अगर अल्लाह ना करे वाली तो कुछ हो जाता है, तो ये ट्रेडिशनल है। अच्छा, अगर रैशनल क्या है, रैशनल लीगल अथॉरिटी क्या है? रैशनल लीगल अथॉरिटी ये होती है जो कि आपको कानून देता है, लॉ आपको फराहम करता है। जैसे हमारा राइट ऑफ इंडिपेंडेंस है, राइट टू से समथिंग है, तो ये हमारी अथॉरिटी कहाँ से आई? जो हमें लॉ ने प्रोवाइड की। और क्रिज्मेटिक अथॉरिटी वो होती है जो इंसान अपनी सलाहियत से, अपने अंदाज से, अपनी कम्युनिकेशन से दूसरों पर इन्फ्लुएंस करता है। जैसे पॉलिटिकल लीडर, जैसे कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने अपनी बातों से लोगों को इंस्पायर किया। तो इसको हम कहते हैं क्रिज्मेटिक लीडरशिप। शख्स, कोई अल्लाह की तरफ से ऐसा कृष्ण है आपकी शख्सियत में कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, तो ये भी एक अथॉरिटी। तो लो बच्चों, यहाँ पे हम इसको जरा सेव कर लेते हैं, जो काफी ज्यादा हो गया एक टॉपिक के हवाले से। तो नए टॉपिक के लिए मैं सोचता हूँ कि क्यों ना दोबारा फिर सेव करके रिकॉर्डिंग करो। तो चलिए हम इस प्रेजेंटेशन को यहाँ से हटा देते हैं और चलते हैं दूसरी तरफ। दूसरी जो प्रेजेंटेशन मैंने आपके लिए तैयार की है वो है अथॉरिटी एंड डेलीगेशन को लेके आगे चल पड़ेगी। ठीक है जी, तो हम अथॉरिटी एंड डेलीगेशन को लेके आगे चल पड़ते हैं। अब जाहिर है इस दफा तो इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है हमें, है ना। अच्छा जी, तो हम पहले मैक्सिमाइज कर देंगे, मैक्सिमाइज करेंगे फिर हमारा नहीं चलेगा। तो चलिए एक नई रिकॉर्डिंग का आगाज करते हैं। पहले से हम मैक्सिमाइज कर देते हैं। यहाँ से हम अपने पेन में इंक भी भर लेते हैं। ये पेन, मेरे पेन की इंक ना यहाँ से आती है, यहाँ से ये नहीं, इसमें मेरा जो डॉट है ना वो स्टार्ट कर लेते हैं, फिर शायद इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट हो गया हमारा लेक्चर। अब हम इसमें इंक भर लेते हैं, ये इंक पेज। अच्छा बच्चों, अब बात कर लेते हैं हम। असल में इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि आपको एक जो टॉपिक, इस कम से कम पहला जो हमारा सेक्शन है और दूसरे तीसरे में कुछ सेक्शन पॉइंट्स हैं जो आपस में रेलेवेंट है, वो इकट्ठे हो जाए। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्स विद अथॉरिटी। देखिए 3 एलिमेंट्स का जिक्र मैंने किया था, जिसके अंदर मैंने कहा था रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके महसूसात हैं कि आप कितना जिम्मेदारी को महसूस करते हैं। अथॉरिटी वो हक है कि आप किसी को कोई एक ऑर्डर दे सकते हैं, आप किसी को कोई हुक्म जारी कर सकते हैं और उस बात को मनवा सकते हैं। और अकाउंटेबिलिटी ये है कि आप किसी के सामने जवाबदेह हैं कि आप कौन से इख्तियारात को किस हिसाब से इस्तेमाल करें। तो देयर आर 3 एलिमेंट्स। अब रही बात ये कि जहां तक ताल्लुक है रीजन ऑफ अथॉरिटी डेलीगेशन के, अथॉरिटी क्यों डेलीगेट करते हैं मैनेजर। देखिए बात यह है कि एक मैनेजर सारे काम खुद नहीं कर सकता, लिहाजा उसकी मजबूरी भी है और जरूरत भी है कि वो अथॉरिटी को दूसरों तक डाइवर्ट करे। चूंकि उसकी फिजिकल और मेंटल लिमिटेशन है, वो सारे काम खुद नहीं कर सकता।
दूसरी चीज है कि हमेशा डिफरेंट एस्पेक्ट्स और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क के साथ में सुपरवाइजर का कंसर्न होता है, पर्टिकुलरली चूंकि उसका काम प्लानिंग है तो लिहाजा वो प्लानिंग फोकस हुआ होता है और वो ज्यादातर वहां फोकस करना चाहता है, इसलिए वो कहता है कि जो मेरे अलावा ये काम है ये मैं अपने जूनियर्स पे की तरफ डाइवर्ट कर दूं। तो इसको हम कहेंगे ये उसका प्लानिंग का अख्तियार है। On the other hand, there is also increase in the size and complexity with the passage of time. Number of products increase कर दिए जाते हैं या market size is being extended. So firm has to be extended and it has multiple branches and then its size and complexity is increased. So it's, a one man cannot do all jobs. So therefore वो स्पेशलाइजेशन की बुनियाद के ऊपर अपने काम को दूसरों की तरफ डाइवर्ट करना शुरू कर देता है। तो ये कुछ वजूहात होती है अथॉरिटी को दूसरों तक डेलीगेट करने की। अब सवाल ये है कि डेलीगेट कैसे किया जाए। सबसे पहली बात ये है कि देखिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस गोल्स एंड स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड ऑफ सबऑर्डिनेट कीपिंग इन माइंड दैट कि आप स्पेसिफाई कीजिए जब आप किसी को इख्तियारात देने वाले हैं तो सबसे पहले इस चीज को पेश नजर रखिएगा कि क्या आपने इख्तियारात देने से पहले अथॉरिटी देने से पहले परफॉर्मेंस तय की है कि इसके नतीजे मुझे क्या डिलीवर करेंगे आप। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपको अथॉरिटी डेलीगेट नहीं करनी चाहिए, रुक जाना चाहिए। पहले तय कर लेते हैं कि क्या काम आपके जिम्मे है। क्लियर जी? अच्छा, अच्छा। अब दूसरी बात यह है कि जब भी आप अथॉरिटी असाइन करें ये वर्बली या ओरली या इनफॉर्मली ना करें बल्कि इसमें कुछ रिटर्न तय करें, पॉइंट्स दें बाकायदा, एक एक ऑर्डर जारी करें ताकि इसका कोई बाद में लेटर ऑन चेक एंड बैलेंस रखा जा सके। याद रहे हमने क्या इख्तियार दिए थे। और एलोकेट रिसोर्सेज एंड अथॉरिटी जब भी एलोकेट करें आप अथॉरिटी एलोकेट करें उसके साथ रिसोर्सेज जरूर प्रोवाइड करें, रिसोर्सेज जरूर प्रोवाइड करेंगे, रिसोर्सेज नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। कोशिश करें जब आपने अथॉरिटी किसी दूसरे को दे दी है तो अब आप उस काम में पार्टिसिपेट ना करें बल्कि बैक ऑफ कर लें, आप उससे हट जाएं। बल्कि आपके पास कोई वो वाला काम भी लेके आए तो आप उससे कि अब मैं ये नहीं करता, ये आपको उसके पास जाना पड़ेगा ताकि एक निज़ाम सेट हो जाए। और फिर कांटेक्ट मेंटेन रखें, जहां उसको जरूरत पड़े आपके मशवरे की, आपकी राय की, आप जरूर उसको करें। और जहां पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो सकता है वो भी करें और प्रोग्रेस को रिव्यू करते रहें कि प्रोग्रेस कैसी जा रही है। तो देन आप आसानी के साथ ये काम जो है परफॉर्म कर सकेंगे। अब कहा यह जाता है कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अथॉरिटी डेलीगेशन। व्हाट आर प्रॉब्लम्स वी ऑब्जर्व इन अथॉरिटी डेलीगेशन। अथॉरिटी डेलीगेशन में जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसमें सबसे पहला मसला हो सकता है लो कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। हो सकता है आप दूसरे पर इतना एतबार ना करें क्योंकि इख्तियारात किसी को देने से पहले उस पर एतमाद होना बहुत जरूरी है। और अगर आपका उस बंदे पर एतमाद नहीं है तो फिर डेफिनेटली आप उसको अथॉरिटी डेलीगेट नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रस्ट पहला फैक्टर है इस सारे अमल के अंदर। और अगर वो नहीं है तो फिर अथॉरिटी डेलीगेशन भी नहीं हो सकती। तो सबसे पहली बात है लो कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। अगर आपका लो कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट है तो ये काम नहीं चलेगा। दूसरी चीज ये है सीनियर इज अकाउंटेबल फॉर द मिस्टेक ऑफ द जूनियर। सीनियर आपको इसलिए भी शायद अथॉरिटी देने से अवॉइड करते हैं क्योंकि जो आपकी गलतियां हैं इसके लिए भी बहरहाल कसूरवार उन्हीं को ठहराया जाए। जो आपकी गलती है इसके लिए भी कसूरवार उन्हें ठहराया जाएगा, इसलिए वो अक्सर इन चीजों से अवॉइड करते हैं। वो कहते हैं ठीक है यार फिर ये काम हमें नहीं करना चाहिए। और फिर
उनकी एक कोशिश ये भी होती है कि वो दे वांट टू बी स्टे इन टच विद एवरी इशू। तो वो कहते हैं अगर हमने इसको एलोकेट कर दिया ये काम, तो ये काम तो ये करने लग जाएगा, तो फिर हमें इसके मुतालिक खबर कहाँ से आएगी। लिहाजा इसलिए भी वो चाहते हैं कि हम इन टच रहें। और फिर ये भी बात है कि सीनियर को एक डर ये भी होता है कि टू सम हाउ जूनियर मेरी जगह ले ले और मुझे एग्जिट मिल जाए, और ऐसा ना हो ये मुझे रिप्लेस कर दे। तो एक फीलिंग ऑफ थ्रेट भी होती है। और ये भी बात ठीक है कि जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे ना हो तो कम्युनिकेशन पुअर होगी, कमजोर होगी, और इस काबिल नहीं होगी कि वो एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सके। और जब वो एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकेंगे तो फिर अथॉरिटी भी डेलीगेट होना मुमकिन नहीं हो सकेगी, चूंकि कम्युनिकेशन ही एक रास्ता है एक दूसरे पर एतमाद करने का या एक दूसरे का एतमाद विन करने का। अब आगे आ जाए तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड रिवॉर्ड, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है और वहां का रिवॉर्ड सिस्टम क्या है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कंस्ट्रक्टिव है, लर्निंग कल्चर है, तो फिर तो सीखा भी जाएगा सिखाया भी जाएगा। लेकिन अगर कल्चर जो है वो लर्निंग नहीं है, ब्लेम कल्चर है या वो स्टेगनेंट कल्चर है, तो वहां चीजें सीखी भी नहीं जाती और सिखाई भी नहीं जाती। तो फिर ये भी एक प्रॉब्लम बन जाती। और एक बात ये भी मानने की है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रेनिंग का वो रिवाज नहीं है जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। और जब लैक ऑफ ट्रेनिंग होती है तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट यह आता है कि लोगों को चूंकि काम नहीं आता तो आप उन्हें डेलीगेट कैसे करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कि हम लोगों को हायर तो करते हैं लेकिन डेवलप नहीं करते। तमाम मिडिल साइज और लोअर साइज ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम अपनी जगह प्रिवेल करती है, लेकिन मल्टीनेशनल और बड़ी नेशनल कंपनियां इस मामले में बहुत केयरफुल है कि वो अपने लोगों को डेवलप भी करते हैं, अथॉरिटी भी देते हैं। अब यहाँ सवाल है कि अदर रीजंस व्हाई मैनेजर डू नॉट डेलीगेट एज मच एज दे कुड। ये इतना डेलीगेट नहीं करते जितना कर सकते हैं, इसकी क्या वजह है। दे बिलीव दैट एम्प्लॉय कैन नॉट डू जॉब एज वेल मैनेजर कैन। उन्हें लगता है कि एम्प्लॉय ऐसा नहीं कर सकेगा। तो इसकी वजह क्या है। इसकी वजह एक तो वो समझते हैं कि उनका कंट्रोल वीक हो जाएगा। दूसरा वो समझते हैं कि लोअर प्रोडक्टिविटी हो सकती है, और शायद डेंजर ऑफ सेटिस्फैक्ट्री आउटकम भी उन्हें लग रहा होता है कि लेस सेटिस्फैक्ट्री आउटकम मिलेगा, और फिर फियर ऑफ लूजिंग देयर ओन जॉब भी होगा। तो ऑल ऑफ द राइट ऑप्शन बन जाएगी। क्लियर बच्चों। तो एक तो बात ये होगी। दूसरा, they believe that it takes less time to do the work than to take to delegate। वो कहते हैं खुद काम करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अगर हम दूसरे को एलोकेट करेंगे, काम सिखाएंगे, तो उसमें तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। तो लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन एम्प्लॉइज motivation and commitment to quality, there are common problems associated with delegation, namely कौन से, शाबाश, क्या कह सकते हैं जी हम इसको, फेलियर टू डेलीगेट सफिशिएंट अथॉरिटी एंड क्या ख्याल है बच्चों, क्यों जी, देयर आर कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएटेड। तो पहली बात क्या है बच्चों पे, या ऐसी हालत में आप एक तो एलोकेट नहीं कर पाएंगे अथॉरिटी को, दूसरा नीड पर हायर मैनेजर स्किल्स की जरूरत होगी। अगर ये दो चीजें हो जाए तो हमारा मसला हल हो जाएगा। आगे सवाल कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि डेलीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म एक्टिविटीज ऑफ सुपरवाइजर लेवल। However, in case supervisor retain authority, it offer a solution of coping with the increased workload without causing delays in the organization. This scenario is not the reason of reluctancy to delegate। क्या हाल है बच्चों कि कौन सा ऐसा जो reluctancy टू का जो है वो क्या कहते हैं रीजन नहीं है इनमें से। ठीक है जी, तो कौन सी नहीं है, बॉस इज सिक्योर एंड कंफर्टेबल, ये तो ऑब्वियसली अगर ऐसा हो तो फौरी तौर पे अथॉरिटी डेलीगेट कर दी जाएगी। ठीक है जी, सबऑर्डिनेट में बिकम
इम्पेशेंट फॉर मॉनेटरी रिवॉर्ड, इसका तो इससे इतना कंसर्न नहीं बनेगा फिलहाल। फेलियर टू मॉनिटर एंड काउंसिल, ये तो वो तो फिर तो मैनेजर ही नहीं होगा। ये असल मसला है हैवी इन्वेस्टमेंट ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इस वजह से भी अथॉरिटी डेलीगेट नहीं हो सकती होगी। क्योंकि ना का मतलब क्या हो गया कि हैवी इन्वेस्टमेंट ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो देखिए अगर आप ये कहें कि हैवी इन्वेस्टमेंट, यानी कहना ही चाह रहे कि हैवी इन्वेस्टमेंट ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर दी गई, तो अगर ये कर दी गई तो फिर तो एलोकेशन होनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल में सबसे हैवीएस्ट पॉइंट यही बनता है कि जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी होगी फिर भी नहीं हो रही, यानी कि आप डेलीगेट नहीं कर रहे अथॉरिटी को, तो ये तो मुमकिन ही नहीं ना है। जहाँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे इतना पैसा लगाओ वहां तो डेलीगेशन होनी चाहिए थी। तो हमें चूंकि गलत पॉइंट ढूंढना है कि विच इज द रॉन्ग वन, तो यही बनता है यहाँ तो डेलीगेशन होती है, हाँ, यस। और आप कह रहे हैं जहाँ जो नहीं है, तो यही पॉइंट नहीं है, बाकी तो कुछ इररिलेवेंट है, कुछ रिलेटेड नहीं। क्लियर जी? तो ये रीजन नहीं हो सकती। अच्छा बच्चों, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, जरा एक दफा फिर एक ब्रेक डाल देते हैं अपनी रिकॉर्डिंग में और इसको फिर दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। अब जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले हम बात करने लगे हैं क्लासिकल मैनेजमेंट के बानी हेनरी फ्योल के मुताबिक। तो हेनरी फ्योल क्या कहते हैं? हेनरी फ्योल कहते हैं कि किसी भी काम को करने का एक बेहतरीन और बेस्ट तरीका होता है, और वो एक ही तरीका होता है, अगर इस तरीके के साथ काम किया जाए तो रिजल्ट बेस्ट आएगा। तो इनके नजदीक किसी भी काम करने को का जो ऑप्टिमम तरीका है वो एक ही हो सकता है, लिहाजा ऑर्गेनाइज द फर्म एंड डू। तो वो कहते हैं एक ही तरीका है काम को बेस्ट करने का, नहीं दूसरा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। लिहाजा वो कहते हैं ऑर्गेनाइज करना चाहिए फर्म को और डू द इंडिविजुअल जॉब, के लोगों को काम करना सिखाना चाहिए, उन्हें काम एलोकेट करना चाहिए। लेकिन वो इम्फसाइज करते हैं ऑन द टास्क टू बी डन रादर देन पर्सन, यानी अवाम पर वो इतने फोकस नहीं करते जितना वो फोकस करते हैं, इम्फसाइज करते हैं टास्क के परफॉर्म करने पर, यानी टास्क जो है वो परफॉर्म होना चाहिए पर्सन नहीं। जबकि आप देखेंगे जो आज के मॉडर्न लीडर हैं वो पर्सन पे एतबार करते हैं, टास्क को कहते हैं अगर लोग सही होंगे तो टास्क परफॉर्म हो जाएंगे, लेकिन ये इम्फसाइज करते हैं टास्क पर ना के पर्सन पर। अच्छा, फिर इनका एक ख्याल ये है कि चूंकि ये इंजीनियर हैं तो लिहाजा ये कहते हैं कि मेन स्विच एक ही होना चाहिए, सेंट्रल शाफ्ट इंजन की एक ही होती है, लिहाजा देयर इज वन सेंट्रल पावर ऑफ अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए, सारे इख्तियारात उसके पास होने चाहिए। लोगों को अपने अपने काम में स्पेशलाइज होना चाहिए और उन्हें सिर्फ एक काम करना चाहिए, दो या तीन काम नहीं करने चाहिए, और उसी काम में दे शुड डू द मैक्सिमम स्किल्स, यानी उन्हें ज्यादा से ज्यादा महारत उसी में हासिल करनी चाहिए और उन्हें वो काम फिर लाइफ टाइम करना चाहिए। तो आप कहेंगे सर इसकी क्या वजह? मुझे इसकी वजह ये लगती है कि चूंकि ये इंजीनियर थे, इन्हें ये लगता है कि इंजन में जहां मोटर लगी होती है पावर वहां पे होती है, तो पावर का कंसंट्रेशन एक ही जगह हो, बाकी जिसको पावर चाहिए उसके साथ या तो लिंक जोड़ दे या कनेक्ट कर दे, तो पावर उसके पास आ जाएगी। इसलिए कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में भी कंट्रोलिंग पावर एक ही होनी चाहिए। चूंकि ये इंजीनियर है और इन्हें पता है कि एक पुर्जा एक वक्त में एक ही काम करता है, तो ये कहते हैं कि यहाँ पे इन्हें भी सिर्फ एक ही काम करना चाहिए, दूसरा कोई काम नहीं करना चाहिए। तीसरी बात ये है कि ये क्लियर लाइन ऑफ कमांड चाहते हैं, यानी इनके जहन में ये बात है कि लाइन ऑफ कमांड जो है वो ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल स्ट्रेट चलनी चाहिए, क्विक मूव होनी चाहिए इस तरह से। और फिर ये कहते हैं कि इंडिविजुअल जो है सबऑर्डिनेट देम टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी
इंसान देखे तो दो तरह के इंटरेस्ट है। कौन से इंटरेस्ट है? एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, जैसे आईसीएमएपी का इंटरेस्ट है, और दूसरा मेरा जाती इंटरेस्ट है। तो वो कहते हैं अपने जाती इंटरेस्ट यानी पर्सनल इंटरेस्ट को हमेशा पसे पुश डाल दो, और हमेशा अपना पर्सनल इंटरेस्ट छोड़ के उसकी कुर्बानी देके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दो, तो फिर आप जो हो वो कामयाबी हासिल कर सकते हो। लिहाजा पहली बात क्या कहें कि एक सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी होनी चाहिए, और दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क होनी चाहिए। तीसरी बात क्या कह रहे हैं, क्लियर लाइन ऑफ कमांड होनी चाहिए। और उसके बाद कहते हैं इंडिविजुअल जो है उन्हें अपनी जाती इंटरेस्ट को छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन के मफाद को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक हो गई बात बच्चों? अच्छा जी, अब बात ये आ गई कि इन्होंने ये सारी बातें जो एक्सप्रेस की हैं ये इन्होंने की हैं अपने ख्यालात के अंदर, लेकिन इनके अपने 14 प्रिंसिपल भी हैं। वो 14 प्रिंसिपल क्या हैं? जिनको हम कहते हैं फ्यूल्स 14 मैनेजेरियल प्रिंसिपल। तो इनके जो 14 मैनेजेरियल प्रिंसिपल हैं, तो वैसे ये भी बड़ी अजीब बात है कि जो तो फ्यूल के 14 पॉइंट्स या 14 रूल्स बड़े पॉपुलर हैं, और ये भी बड़ी अजीब बात है कि 14 का हिस्सा इतना अहम है कि देखिए, अगर आप देखें ना तो जो कायदे आजम है उन्होंने 14 पॉइंट्स दिए थे। 14 पॉइंट्स बड़े मशहूर हुए इंडो पाक पॉलिटिक्स में। इसी तरह फ्योल ने 14 पॉइंट्स दिए या रूल्स दिए मैनेजमेंट में, और डेमिंग ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी दिए। इसी तरह एक और भी है। तो 14 का वर्ड बड़ा मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स में भी। अच्छा, अब देखिए, सबसे पहले ये कहते हैं कि लेबर को स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, यानी लेबर को हमें एक काम सिखाना चाहिए और उस काम में उसे पूरी महारत होनी चाहिए। दूसरी बात, हम जब किसी को काम देते हैं तो हमें उसे अथॉरिटी जरूर देनी चाहिए, क्योंकि बगैर इख्तियारात के कोई बंदा भी अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं सकता। तो ये कहते हैं कि वेयर एवर देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर मस्ट बी अथॉरिटी, और सबऑर्डिनेट को पाबंद करना चाहिए कि वो अपने सीनियर की बात को माने। और एक डिसिप्लिन रूल्स होने चाहिए। उन रूल्स को ना तो किसी को तोड़ने का हक होना चाहिए, ना जूनियर को ना सीनियर को, और एक रिस्पेक्टफुल वे में ऑर्गेनाइजेशन को चलाना चाहिए। और एक यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये है कि कोई भी एक सबऑर्डिनेट जो है उसके दो बॉसेस नहीं होने चाहिए। एक सबऑर्डिनेट मस्ट बी आंसरेबल टू वन सुपीरियर ऑफिशियल। If a junior is answerable to two superior officials, it will generate conflicting demand. वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं राइट इसकी बात मानूं या उसकी बात मानूं। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि एक एम्प्लॉय जो है वो एक ही सीनियर को आंसरेबल होना चाहिए। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए। पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के पास एक सिंगल प्लान होना चाहिए, एक सिंगल प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, एक वन प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, और तमाम के तमाम लोग जो हैं वो उसी प्लान ऑफ एक्शन के तहत काम करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। और फिर सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट की अगर आप बात करें, तो सबऑर्डिनेट जो है हमेशा उनका एक जाती मफाद होता है, लेकिन सक्सेस ये है कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को कुर्बान कर दें ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पर। कम से कम ये तो यही कहते हैं कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को कुर्बान कर दें किस पे? ऑर्गेनाइजेशन, या यूं कह लीजिए वो अपने मफाद की कुर्बानी दे दें। अपने मफाद की कुर्बानी दे दें। किसके लिए कुर्बानी दे दें? अपने मफाद की। अपने मफाद की कुर्बानी दे दें ऑर्गेनाइजेशन के मफाद के हक। यानी दे शुड protect the organizational interest rather they should go for their own interest। अपने इंटरेस्ट के लिए ना जाए बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट की बात करें और उसके लिए अपने मफाद को कुर्बान करें।
फिर इनका कहना ये है कि वर्कर को रिन्यूमरेशन अच्छा मिलना चाहिए। एम्प्लॉय को अगर हम टाइम पर और सुटेबल पे देंगे तो फिर वो कंपनी के लिए काम करेगा। तो ये कहते हैं कि एम्प्लॉय रिसीव फेयर पेमेंट फॉर सर्विस, यानी उसे ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उसकी तनख्वाह उसके काम से कम है, बल्कि उसे ये एहसास होना चाहिए कि कम से कम उतनी है जितना वो काम कर रहा है। और सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, फैसले जगह जगह अलग-अलग जगह पर नहीं होने चाहिए, बल्कि तमाम फैसले मरकज में आकर सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास होने चाहिए, ना कि इसे किसी भी जगह कोई भी कंडक्ट कर ले। और चेन ऑफ सुपीरियर होनी चाहिए, यानी लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, यानी फॉर्मल चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए जो टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से चले और उसके बॉटम तक आए, रनिंग फ्रॉम टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स बॉटम, यानी ये टॉप से लेके बॉटम तक एक चेन ऑफ कमांड हो, जो हुक्म ऊपर से चले वो हूबहू नीचे तक आए और उस हुक्म पर दूसरे जो है वो बगैर सोचे समझे अमल दरामद करें और उन्हें उसके अमल दरामद करने पर कोई एतराज भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद कहता है ऑर्डर, ऑल मटेरियल एंड पर्सोनल हैव अ प्रिस्क्राइब्ड प्लेस एंड दे मस्ट रिमेन देयर, यानी हर एक को असूलों में बांधा गया हो, हर बंदा अपनी प्रिस्क्राइब प्लेस पर रहेगा और कोई भी रेड लाइन को दूर नहीं करेगा और उसको उसी ऑर्डर के मुताबिक चलना है, बस जैसे उसे कहा गया, ना एक इंच इधर और ना एक इंच उधर, राइट एज इट इज आस्क्ड। एंड इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में किसी खास इंसान को दूसरे पर प्रायोरिटी देना अनफेयर ट्रीटमेंट होगा, और जब अनफेयर ट्रीटमेंट होगा तो उसका रिजल्ट बड़ा खतरनाक हो सकता है। लिहाजा बराबरी का सलूक होना बहुत जरूरी है। पर्सोनल को हमें लिमिटेड टेन्योर ऑफ पर्सोनल होना चाहिए, और वो क्या है कि टेन्योर होना चाहिए लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट फॉर अ गुड वर्कर, यानी लिमिट ऑफ टेन्योर ये है कि ना सिर्फ ये कि आप एक काम में स्पेशलाइज करेंगे, बल्कि वो काम आप लाइफ टाइम करेंगे। तो यहाँ फिर मैं मिसाल दूंगा, चूंकि ये इंजीनियर है तो ये कहते हैं इख्तियारात एक ही जगह कंसंट्रेट करें, और चूंकि मशीन का पुर्जा एक ही काम करता है लिहाजा एक ही काम में आपको भी स्पेशलाइज होना चाहिए, और चूंकि मशीन का पुर्जा लाइफ टाइम एक ही काम करता रहता है लिहाजा जिंदगी भर इंसान को भी एक ही चीज का एक्सपर्ट होकर उसी में काम करना चाहिए। हाँ, थिंकिंग आउट अ प्लान एंड डू व्हाट इट्स टेक टू मेक इट हैपन, कि जो एक प्लान या एक मसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए हो सकता है वो करना चाहिए, यानी हमें मंसूबाबंदी करनी चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए। काम तभी होगा जब हम कदम आगे बढ़ाएंगे, जब कदम आगे बढ़ाएंगे तो ही वर्क डन होगा, वरना काम डन नहीं होगा। ठीक है जी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द थिंग्स शुड बी डन इन द राइट वे, कि चीजों को जो है वो राइट वे में ही कंडक्ट किया जा सकता है। अच्छा, और आगे है स्पिरिट द क्रॉप, यानी स्पिरिट द क्रॉप का मतलब ये है कि देखिए जब हमने लोगों से काम लेना है तो काम तो तभी होगा जब हम उन्हें उनमें एक कोहेशन पैदा करेंगे अमंग द पर्सन्स, यानी स्ट्रेंथ ये है कि ये इनका प्रिंसिपल ये है कि यहाँ यूनिटी ऑफ कमांड शुड बी ऑब्जर्व्ड एंड डेंजर ऑफ डिवाइड द रूल एंड अब्यूज द रिटन कम्युनिकेशन शुड बी अवॉइडेड, यानी जिसको असूलन ताकत दे दी गई है वही ताकत इस्तेमाल करेगा, और लिखे हुए कवानीन को वायलेट नहीं होना चाहिए, और अगर एक बंदा बाख्तियार है तो फिर इख्तियार उसी का माना जाएगा और दूसरों को उन्हें ओबे करना चाहिए। तो ये वो बातें हैं जो हमें फ्यूल साहब बता रहे हैं।
अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा ऐसा है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर सकता है क्लासिकल अप्रोच को। नो वन बेस्ट अप्रोच के कोई बेस्ट अप्रोच ही नहीं है तो गलत बात है। कम्युनिकेशन शुड बी इनकरेज, ये चले हम ये तो कह सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलरली यहाँ तो हमने नहीं पढ़ा। वन बेस्ट अप्रोच तो इन्होंने कहा था काम को करने का एक बेहतरीन तरीका होता है बिगिनिंग में, एंड दैट इज द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द थिंग। तो दिस इज व्हाट द राइट ऑप्शन इज C1, बल्कि यहाँ मैंने लिखी भी होगी if I'm not wrong। तो my PowerPoint I think is getting some problem, इसको कैंसिल कर देते हैं। ओके जी, डन। तो ये हमारा डन हो गया जी, सेव कर लेते हैं इसको। तो चलिए वापस चलते हैं और सबसे पहले तो हम अपनी प्रेजेंटेशन दोबारा खोलते हैं, देखते हैं पावर पॉइंट क्यों एकदम काम छोड़ गया था। जी आ गया जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इस सफाई का कलर हम ले लिया हमने। चलिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है इसके बानी है फ्रेडरिक टेलर। बुनियादी थ्योरीज जो है मैनेजमेंट की उसमें फ्रेडरिक टेलर का बड़ा अहम रोल है, और फ्रेडरिक टेलर थोड़ा सा इनहराफ करते हैं, थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाते हैं जो हमारे फ्यूल साहब है उनसे। फ्रेडरिक टेलर साहब जो हैं वो कहते हैं कि इट इज रिकग्नाइज देयर इज नॉट ऑलवेज अ बेस्ट वे। लाजिम नहीं कि एक काम को करने का एक ही बेस्ट तरीका हो। साइंटिफिकली एक काम को ठीक तरह करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। दिस मे बी पॉसिबल। employee can often have employee can often have तो कहते हैं employee can often have considerable insight into the job and can make important struggle for improvement। कि एम्प्लॉय जो है वो कंसिडरेबल इनसाइट अ जॉब काम कर सकता है और वो इम्पोर्टेंट सजेशंस दे सकता है इम्प्रूव करने के लिए किसी भी अमल। तो पहली बात, एक काम करने का एक से ज्यादा तरीका हो सकता है। दूसरी बात, एम्प्लॉय अहम recommendations दे सकता है, कैन गिव इम्पोर्टेंट सजेशंस, एंड मेनी वर्कर्स कैन मोटिवेट बाय अदर मेथड देन द टाइट कंट्रोल एंड रिवार्ड। टाइट कंट्रोल और रिवार्ड के अलावा वर्कर्स को मोटिवेट करने के और भी से तरीके हो सकते हैं। तो एक तो बात ये होगी। अब देखिए यहाँ पे जो फ्रेडरिक टेलर हैं वो बात कहते हैं कि वर्कर शुड सेट हाई टारगेट्स बट शुड बी रिवॉर्डेड फॉर अचीविंग देम। यानी रिवॉर्ड यानी टारगेट हाई होने चाहिए, लेकिन जब टारगेट अचीव कर लिए जाएं तो उनके बदले में अच्छा रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, इनाम भी मिलना चाहिए। वर्किंग मेथड शुड बी साइंटिफिकली इंक्लूड द टाइम एंड वर्क। के जो हमारा काम करने का अंदाज है वो साइंटिफिकली प्रूवन होना चाहिए। और मैनेजमेंट शुड प्लान एंड कंट्रोल ऑल वर्कर्स। मैनेजमेंट के पास प्लान होना चाहिए कि पूरे वर्कर्स को वो कंट्रोल में भी रखें और उनसे काम भी ले सकें, और जो काम वो चाहते हैं उसके लिए बकायदा वो मनसूबाबंदी कर सके हो कि इन कामों को वो किस तरह से इनसे परफॉर्म कराएंगे। तो ये बेसिकली फ्रेडरिक टेलर के ख्याल।
अब हम देखते हैं कि फर्क क्या है इनका और उनका। तो इनका जो बुनियादी तौर पे काम है वो क्या है? बुनियादी काम इनका जो है वो ये है, तो ये ना जरा पानी में। अच्छा, तो बुनियादी जो तौर पे जो है वो टेलर, एक तो बात ये कहते हैं काम को करने का एक से ज्यादा तरीका हो सकता है। दूसरा, हम वर्कर से इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन लेकर उसको बेहतर कर सकते हैं। तीसरी बात यह है, अगर हम वर्कर के लिए हाई टारगेट्स रखते हैं तो उन हाई टारगेट्स के बदले रिवॉर्ड भी अच्छा देना चाहिए। और मेथड जो भी इस्तेमाल हो उनमें मिथ नहीं होनी चाहिए, यानी किसी मफूकुल हवास या किसी लॉजिक के बगैर काम नहीं होना चाहिए। काम करने का मेथड हमेशा साइंटिफिक होना चाहिए और हमें साइंटिफिक नॉलेज पर बेस करना चाहिए, और अपने डिसीजंस की बुनियाद जो है वो साइंटिफिक बुनियादों पर रखनी चाहिए, डेटे पर रखनी चाहिए, रिसर्च पर रखनी चाहिए, ना कि हमें जो है वो क्या कहते हैं कि मिथ्स या डॉगमास या अकीदे या अन क्या कहते हैं कि वो अनटेस्टेबल फैक्ट्स के ऊपर नहीं रखनी चाहिए, बल्कि टेस्टेबल फैक्ट्स पर रखनी चाहिए। और मैनेजमेंट को प्लान करना चाहिए कि वर्कर से किस तरह से बेहतर तरीके से काम लिया जा सकता है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो हमें बताते हैं फ्रेडरिक टेलर। अब हम बात कर लेते हैं अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमन रिलेशन स्कूल के बानी, एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर एल्टन म्यो। डॉक्टर एल्टन म्यो ये कहते हैं, इनकी रिसर्च जो है वो ये कहती है कि एक एम्प्लॉय को अगर हम देखते हैं तो फिजिकल वर्किंग कंडीशन, यानी वो माहौल जिसमें वर्कर काम करता है, इसका उसके काम पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। यानी वर्किंग इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करती है किसी भी वर्कर की वर्किंग पर। सो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसके बहुत सारे इफेक्ट्स और प्रोडक्टिविटी से ये इनहराफ करते हैं, और ये कहते हैं कि जो साइंटिफिक स्कूल ऑफ थॉट है वो एक वर्कर को मशीन का पुर्जा समझ रहा है, और वो ये समझता है कि जहां पर इसको फिट कर दिया, जैसे कि पुर्जे और मशीन में टाइट कर दिया जाता है, इसको वैसे ही कस दिया जाए। जबकि वर्कर्स के एहसासात होते हैं, वर्कर्स की अपनी फीलिंग होती है, और यानी वर्कर के अपने जज्बात होते हैं, और वो एक लिविंग क्रिएचर होता है, लिहाजा उस पर माहौल का भी असर होता है और हालात का भी असर होता है। लिहाजा ह्यूमन रिलेशन स्कूल के जो लोग हैं उसमें सबसे पहले वो कहते हैं कि एम्प्लॉय मेहनत करेगा, हार्डवर्क करेगा, अगर हम उसे एक काम दे देकर बोर ना करें, बल्कि हम उसे वाइड वैरायटी ऑफ टास्क दें, और जो भी टास्क दें वो कंप्लीट एंड कॉम्पैक्ट हो अपनी जगह। यानी एक टास्क करने से उसके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हो, सेंस ऑफ अचीवमेंट हो, यानी उसे महसूस हो कि जो काम हो रहा है वो बेहतर है। दूसरी चीज ये है कि जो लीडरशिप स्टाइल है और जॉब सेटिस्फेक्शन है आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ आउटपुट ऑफ वर्किंग है। यानी किसी वर्कर की मेहनत का दारोमदार इस बात पर बहुत ज्यादा है कि लीडर्स या सीनियर किस लीडरशिप स्टाइल के तहत उसको मैनेज करता है।
या उसको किस असूलों के तहत वो आगे लेकर चलता है। और इसके अलावा एम्प्लॉय बिहेवियर डिपेंड करता है ऑन द सोशल सर्कमस्टांसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप उसे माहौल कैसा देते हैं। तो अब ये सिंपल सी बात यूं समझ लीजिए कि पहली चीज तो ये है कि एम्प्लॉय ज्यादा अच्छा काम करेगा कि हम उसे एक ही काम दे देकर बोर करने की बजाय वैरायटी ऑफ टास्क दें जिससे उसका इंटरेस्ट काम में ज्यादा हो और डिफरेंट एक्सपीरियंस और काम करने की वजह से वो ज्यादा बेहतर डिलीवरेंस देगा, क्योंकि उसे एहसास होगा। उसके लिए डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लाइफ में एक मजा भर देंगे काम में। और अगर लीडर उसे अब्यूज करने की बजाय उसे दोस्ताना तौर पे समझाएगा और काम को बजाय कि एक प्रेशर के एक चैलेंज बना कर देगा या एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के तहत देगा उसे मोटिवेट करके, तो काम उसके लिए एक अचीवमेंट बनेगा। और फिर एक अच्छी सोशल इन्वायरमेंट जिसमें वर्कर्स एक दूसरे के साथ दोस्ती के साथ पेश आए, भाईचारे के साथ पेश आए, एक फैमिली इन्वायरमेंट हो। और वहाँ जो जो वर्कर की जरूरियात हैं, लाइट, कंप्यूटर, अच्छे डेस्क, पीने का साफ पानी, ठीक है, चाय की सहूलत वगैरह वगैरह, ये सब हो तो उसका काम करने को ज्यादा दिल चाहेगा। तो चलिए, हम ये है डॉक्टर अल्टरम्यो की बात की है, तो देखिए यहाँ पे कुछ सवाल आपके सामने आ सकते हैं। एक सवाल ये आ सकता है कि फ्यूल एंड टेलर शेयर द बिलीफ दैट, बात ये है फ्यूल और टेलर ने आपके साथ क्या बिलीफ शेयर किया है, एम्प्लॉय वर्क बेटर इफ दे आर गिविंग वाइड रेंज ऑफ टास्क। नो नो नो, ये तो किसने कहा था? ये किसने कहा था शाबाश बच्चों? ये तो डॉक्टर अल्टरम्यो ने कहा था, ह्यूमन रिलेशन स्कूल ने कहा था। मैनेजमेंट मस्ट ट्रस्ट ऑन पर्सनल एंड परस्यूट, ये भी यहाँ पे नहीं कहा गया। कल्चर और इन्वायरमेंट की बात भी एल्टन ब्रॉस से ज्यादा रिलेट करती है। इंडिविजुअल मस्ट सबऑर्डिनेट देमसेल्फ, इंडिविजुअल अपने इख्तियारात दे दे किसको? ऑर्गेनाइजेशन की जरूरियात को, यानी वो अपनी जरूरियात को कुर्बान कर दे, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दे और ऑर्गेनाइजेशन के ताबे आ जाए, ये उसने कहा था। ठीक है जी। दूसरी बात, व्हाट इज द की कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिलेशन स्कूल? तो ह्यूमन रिलेशन स्कूल का की कंट्रीब्यूशन क्या है? तो उनका की कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने अवेयरनेस जताई है, दिखाई है या हमें बताई है कि ग्रुप डायनेमिक्स के साथ के जिस ग्रुप में आप रहते हैं उसका असर आपके ऊपर होता है और वर्कर एटीट्यूड इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्टिविटी पर। माहौल और ग्रुप जिसमें वो काम कर रहा होता है वो उस पर असरअंदाज होता है। ये भी सवाल हो सकता है कि which of the these step aimed at increasing job satisfaction could contribute to finding of the human relation school? ह्यूमन रिलेशन स्कूल जो है वो किस तरह से या किस तरह के स्टेप्स जो है वो फॉलो करता है, would be attribute to finding of human relation school के कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो एम्ड होते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन के बढ़ाने में, जिसकी सपोर्ट करता है, जिसके बारे में ह्यूमन रिलेशन स्कूल हमें जो है वो क्या करता है, ह्यूमन रिलेशन स्कूल हमें जो है इंस्पायर करता है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो वो बात बताता है वो है क्रिएशन ऑफ ओपन ऑफिस एनवायरनमेंट जिसमें लोग सोशलाइज हो, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। पेइंग स्टाफ पर आर ये जो है ना, ये तो फ्यूल का मामला था कि आप उसे उसके काम के मुताबिक पे करें, तो उन्होंने ही ये पर आर बेस वाला मामला चलाया था। मैनेजर सेटिंग चैलेंजेस इंडिविजुअल टारगेट्स, ये हो सकता था, लेकिन ये ज्यादा जो वाबस्ता है किसके साथ वाबस्ता है, ये है फ्रेडरिक टेलर के साथ कि जॉब चैलेंजिंग होनी चाहिए और उन्होंने भी इसको रिवार्ड से रिलेट किया था। प्रोड्यूसिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ये एक डिफरेंट इशू है जिसका यहाँ पे कंसर्न नहीं बनता। तो एक तो बात ये हो गई। चलिए अब हम बात कर लेते हैं चलिए अब हम बात कर लेते हैं चलिए अब हम बात कर लेते हैं मॉडर्न मैनेजमेंट के ऊपर। मॉडर्न मैनेजमेंट का जो मामला है इसको हम इस तरह डिसॉल्व कर सकते हैं कि मॉडर्न मैनेजमेंट के जो उसूल हैं, जो आज मॉडर्न मैनेजमेंट जिन
असूलों पर इस्तवार की गई है, उसके अंदर कुछ चीजों को मुख्तलिफ स्कूल्स की एक्सेप्ट किया गया है। मिसाल के तौर पे मॉडर्न मैनेजमेंट ने बिहेवियरलिज्म को एक्सेप्ट किया है। वो ये मानते हैं कि इंडिविजुअल जो हैं उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है within the working organization and affect the group relationship and leadership style। वो मानते हैं कि ये मैटर करता है कि हमने इंडिविजुअल को कौन से माहौल में रखा है और वो किस इन्वायरमेंट में काम कर रहा है। वो इस चीज को एडमिट करते हैं कि अगर उसके जो काम करने वाले को वर्कर्स हैं, यानी जो उसके ग्रुप रिलेशनशिप हैं, वो उसके काम पर असरअंदाज होते हैं कि उसके अपने कलीग्स के साथ कैसे ताल्लुकात। वो ये कहते हैं कि लीडरशिप स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो लीडरशिप का स्टाइल है वो भी मैटर करता है, ठीक है। और उसके बाद वो मानते हैं कि एक कॉन्टिजेंसी प्लान होता है, कोई भी कॉन्सेप्ट किसी खास हालात में, कोई भी मैनेजमेंट थ्योरी किसी खास हालात में कामयाब नहीं होती। नहीं, यूं नहीं कहना चाहिए, मुझे यूं कहना चाहिए कोई भी मैनेजमेंट थ्योरी हर हालात में कामयाब नहीं होती, यानी हर कंडीशन में कामयाब नहीं होती, बल्कि हर हालात और कंडीशन के मुताबिक अलग से हिकमत अमली बनानी चाहिए और उसके मुताबिक चलना चाहिए। तो वो ये कहते हैं कि कॉन्टिजेंसी अप्रोच को वो मानते हैं। वो कहते हैं हर थ्योरी हर जगह लागू नहीं होती, थ्योरी लागू होती है इन अ पर्टिकुलर सरकमस्टांसेस, हालात के मुताबिक। तो पहली बात तो सिंपल थी और आसान थी, वो हमें आसानी से समझ आनी चाहिए कि एक एम्प्लॉय का आउटकम या उसकी प्रोडक्टिविटी मैटर करती है कि उसके साथ काम करने वाले कैसे हैं और उसका उनके साथ कैसा ताल्लुक है और उसका लीडर उसे किस स्टाइल से बात को समझाता है। उनका लीडर उन्हें किसी बात को किस तरह से समझाता है और वो किस हद तक उस स्टाइल से इंस्पायर्ड है। क्या वो हुक्म देता है या वो उन्हें अब्यूज करता है या वो उन्हें इंस्पायर करके किसी बात को समझाता है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है जिसको कॉन्टिजेंसी अप्रोच मैंने कहा कि एक ही कॉन्सेप्ट या एक ही थ्योरी हर हालत में कामयाब नहीं हो सकती, हमें हालात के मुताबिक थ्योरी को चॉइस करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल देते हैं, मैं दो लीडरशिप स्टाइल ले लेता हूँ। एक लीडरशिप स्टाइल है ऑटोक्रेटिक, जिसके अंदर तमाम फैसले अपने मुसल्लत करता है लीडर या मैनेजर, ऑटोक्रेटिक। और दूसरा है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक वो होता है जो अपने सबऑर्डिनेट की राय के बगैर फैसला नहीं करता। मैं रिपीट करता हूँ, लीडर के दो स्टाइल में बता रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को, कि एक ऑटोक्रेटिक स्टाइल है जिसमें लीडर अपने फैसले करता है, कभी राय नहीं लेता सबऑर्डिनेट की, एक तरह से डिक्टेटर होता है। और डेमोक्रेटिक लीडर वो होता है जो बगैर सबऑर्डिनेट की राय के फैसला कर ही नहीं सकता। अब अगर फर्ज कीजिए कि आपका सबऑर्डिनेट आपके सबऑर्डिनेट बहुत ही लेस ट्रेंड है, बहुत ही लेस ट्रेंड है, लेस एजुकेटेड है और लेस एक्सपीरियंस्ड है, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर हम कहें कि हर हालत में डेमोक्रेटिक लीडर ही कामयाब होता है, तो ये यहाँ कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि वो इनसे मशवरा क्या करे, इनका एक्सपीरियंस भी कम है, इनका एजुकेशन भी कम है, इनका जो ट्रेनिंग है यानी लेस ट्रेंड है, ये लोग ट्रेनिंग भी इनकी कम है, तो लिहाजा यहाँ पे ये कामयाब नहीं हो सकता। यहाँ पे ऑटोक्रेटिक कामयाब हो सकता है। क्यों? कि वो हुक्म देगा और इन्हें मानना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर इसके बरक्स सबऑर्डिनेट बड़े वेल एजुकेटेड है, बड़े वेल ट्रेंड है, ठीक है जी, बड़े वेल ट्रेंड है और बड़े वेल एक्सपीरियंस्ड है, तो फिर ऑटोक्रेटिक नहीं चलेगा, हर सूरत डेमोक्रेटिक चलेगा, क्योंकि इतने पढ़े लिखे लोग आपकी राय को इस तरह मानेंगे। तो एक तो बात ये। दूसरी चीज ये है कि आज के मॉडर्न मैनेजर्स, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट जो है
वो मैनेजर का रोल एक कोऑर्डिनेटर के तौर पे मानते हैं, क्योंकि उनके नजदीक हर मैनेजर एक टास्क को लेके चल रहा है जो शायद उसके लिए एक प्रोजेक्ट की मानिंद है। और किसी भी प्रोजेक्ट में बेसिकली रिसोर्सेज को इंजेक्ट करना और कोऑर्डिनेट करना होता है। जैसे आपके आईसीएमएपी में एक क्लास हो रही है और वहां का मैनेजर जो है वो 5 रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करके एक जगह इकट्ठा कर रहा है। पहला, फैकल्टी इज अवेलेबल। सेकंड, स्टूडेंट इज अवेलेबल। तीसरा, क्लासरूम इज अवेलेबल। Fourth is resources like multimedia is available. And fifth, conveyance and environment and other things are available for it. तो वो इन रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट कर लेके एक जगह इकट्ठा करता है। आप कहते हैं जी वो क्लास को ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो मैनेजर का रोल लोगों को इकट्ठा करना। और फिर आखिरी और अहम बात ये कि ऑर्गेनाइजेशन एक मशीन नहीं है, ये मैकेनिस्टिक प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये एक लिविंग क्रिएचर है। ये एक जिंदा और जावेद चीज है, लिहाजा ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल सिस्टम है। चूंकि ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल सिस्टम है, लिहाजा तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन्वायरमेंट से लर्न करती है, सीखती है। और जैसे इंसान जवानी, बचपन और बुढ़ापे से गुजरता है, इस तरह ऑर्गेनाइजेशन भी तजर्बे से लर्न करती है, अपने भी और दूसरों के भी। और दूसरी चीज ये है कि माहौल के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोडक्ट और अपनी चीजों को यकसर बदलना पड़ता है। और जो माहौल के मुताबिक चेंज नहीं होता वो पीछे रह जाता है, चाहे इंसान हो या चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, दे विल नेवर एग्जिस्ट। लिहाजा उनका ये मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन किसी वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती है। लिहाजा उसे इन्वायरमेंट के साथ कूप अप करना पड़ता है। हर ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट से ही इनपुट लेती है और उसको इनपुट को कन्वर्ट करती है प्रोसेस के बाद, और उसको उसकी आउटपुट बना देती है। लिहाजा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बगैर माहौल से इंटरेक्ट किए आगे नहीं बढ़ सकती, और इसमें मुमकिन ही नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से कामयाबी का जीना चढ़ सके। तो लिहाजा ये हमारा जो है ह्यूमन रिलेशन स्कूल है। आई होप कि आपने समझा होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अल्लाह अकबर। मैं जरा ये देख रहा हूँ कि आगे मेरे पास काम कितना है, ताकि उसके मुताबिक मैं जरा अपने टाइम को मैनेज कर सकूं। तो जस्ट मैं इस चीज को देख रहा हूँ। तो उसके लिए जरा कंप्यूटर को मैं एक दफा जरा देख लूँ। कुछ चीजें एडजस्ट करने वाली होती हैं, उनको एडजस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ खास रेफरेंसेस मेरे नजदीक यहाँ नहीं होने चाहिए। इनको जरा मैं हटा लेता हूँ। तो हम अपने लास्ट ही टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं। चलिए इसको हम कवर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए जी इसकी बात कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ से हम इसको दोबारा फिर ऑन कर लेते हैं अपने रिकॉर्डर को। अच्छा बच्चों, इस वक्त जिस थ्योरी की मैं बात कर रहा हूँ ये कहलाती है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। सवाल ये है, व्हाट इज मेंट बाय थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई? थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई क्या है? बेसिकली थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई दो डिफरेंट थॉट्स ऑफ मैनेजर है कि
मैनेजर के सोचने के दो मुख्तलिफ अंदाज हैं। एक अंदाज को हम थ्योरी एक्स से डिनोट करते हैं और दूसरे को थ्योरी वाई से डिनोट करते हैं। ये दोनों अलग अलग सोचें। थ्योरी एक्स का ये मानना है कि जो वर्कर हैं वो मेहनती नहीं होते, वो कामचोर होते हैं, और उनका ये सोचना है कि वर्कर चूंकि अपने काम पर तवज्जो नहीं देते, लिहाजा हमें इन पर सख्ती करनी चाहिए, हमें इनको पनिश करना चाहिए और हमें इन्हें दबाव डालकर काम लेना चाहिए। चूंकि ये जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे, तो लिहाजा इनको तोनी लगानी चाहिए, इनको डांट पड़नी चाहिए, इनको खींच के रखना चाहिए और इनको बहुत टाइट किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशन में कस देना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ ऐसे मैनेजर हैं जिनके नजदीक वर्कर जो हैं वो इंतहाई ज्यादा हसास हैं और वो जिम्मेदारी को खुद ढूंढते हैं और वो काम को बहुत पसंद करते हैं, और इतना पसंद करते हैं जैसे कि खेलना या आराम करना। अगर उन्हें काम ना मिले तो उनकी जिंदगी का गुजर ही नहीं होता। लिहाजा हमें सख्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि इन्हें जिम्मेदारी दे देनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट करनी चाहिए, क्योंकि ये तो हर वक्त जिम्मेदारी की तलाश में रहते हैं, सर्च में रहते हैं। लिहाजा हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए। तो ये सोच है कि इनकी ये सोच है हमारे थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई के लोगों की। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि थ्योरी एक्स के लोग जो हैं उनकी चार अजम्पशंस हैं। पहली एजम्पशन उनकी ये है कि एम्प्लॉय इनहेरेंटली डिसलाइक वर्क। चूंकि ये एक्स वाले वो पहले वाले हैं जो कहते हैं कि वर्कर काम को पसंद नहीं करते, लिहाजा हमें इनसे सख्ती बरतनी चाहिए। लिहाजा एक्स थ्योरी कहता है कि ये काम को नापसंद करते हैं और जहां तक पॉसिबल हो सके ये इससे अवॉइड करते हैं, कहते हैं कि झूठ ही हो जाए, हमें काम करना ही ना पड़े। ये काम को फिर वो कहता है चूंकि ये काम को डिसलाइक करते हैं, लिहाजा हमें इनको डराना चाहिए, क्योरसीट करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, हमें इन्हें धमकाना चाहिए और धमका कर हमें इन्हें पनिशमेंट से डराकर काम लेना चाहिए ताकि गोल अचीव किए जा सके। तो उसके बाद ये कहता है कि ये इतने नासमझ लोग हैं कि ये जिम्मेदारी को अवॉइड करना चाहते हैं, यानी ये कहते हैं कि जिम्मेदारी सिरे से हो ही ना, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ही ना, कोई हमारे जिम्मे काम लगे ही ना, कोई और हमें जो काम दिया जाए वो लिख कर फॉर्मल डायरेक्शन दी जाए ताकि हमारे जिम्मे कोई काम ना लगे, या किसी काम के गलत होने पर कोई हमें कुछ ना कहे और ये किसी काम की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहो। लिहाजा क्या हो सकता है, ये मिसाल ये हो सकती है कि लेट से मैं एक इंजीनियर टेक्नीशियन हूँ और मुझे कहा जाता है कि ये दीवार जो है ना अपने कमरे की इधर की या इस ऑफिस की ये दीवार निकाल दें, आप निकाल दें, तो इधर की निकाल दें, आप इधर की भी निकाल दें। और जब कोई कोलैप्स हो जाती है चीज तो कहते हैं मुझे तो नहीं पता, ये तो मुझे इसने कहा था, ये तो मेरे मैनेजर ने कहा था, मैंने तो कुछ नहीं किया। लिहाजा वो जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते। तो वो कहता है ये इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हैं और ये चाहते हैं कोई जिम्मेदारी इन पर ना आए, ये काम से बचना चाहते हैं, काम को नापसंद करते हैं। तो एक इन्हें डराना चाहिए, दूसरा इन्हें सजा से डराना चाहिए, पनिश करना चाहिए, और तीसरा वो चाहते हैं कि उन्हें फॉर्मल डायरेक्शन दी जाए, तो इन्हें लिख कर यकीन दिलाना चाहिए ये काम ऐसे करो और ये पाबंद करना चाहिए। तो फिर सवाल ये है कि ये काम पर क्यों आते हैं। वो कहता है काम पर पता है क्यों आते हैं, कहता है मोस्ट ऑफ वर्कर प्लेस सिक्योरिटी अबव ऑल एसोसिएटेड वर्क, विल डिस्प्ले लिटिल एम्बिशन। छोटी सी एम्बिशन के लिए काम पे आते हैं। सिक्योरिटी अबव ऑल की इन्हें रोटी कपड़ा मकान और अपने काम को चलाने के लिए जो है ना रोजगार की सिक्योरिटी चाहिए। अगर इनको घर में पैसे हो ना इनके पास या घर में वसाइल हो, ये काम पे नहीं आएंगे।
ये काम पे सिर्फ इसलिए आते हैं कि इन्हें क्या चाहिए, इन्हें बुनियादी जरूरियात चाहिए। तो देखिए कैसी इंसानियत सोच किस्म की सोच है, कैसी इंसानियत के साथ कॉन्फ्लिक्ट करती अप्रोच है कि इनको काम पसंद नहीं है, ये जिम्मेदारी नहीं लेते, ये चाहते हैं इन्हें फॉर्मल डायरेक्शन मिले और इसके हमें इन्हें डराना चाहिए, सख्ती करनी चाहिए। और ये काम तो सिर्फ इसलिए आते हैं कि इन्हें रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, अगर वो इनको मिल जाए तो ये कभी भी नहीं आएंगे। तो ये बड़ी तस्हीक अमेज सी बात है, ये बड़ी एक लेकिन जो वाई वर्कर है वो मैकग्रेगर के वाई मैनेजर जो है वर्कर सॉरी डगलस मैकग्रेगर के नजदीक बहुत अच्छे मैनेजर हैं। वो इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। वो कहते हैं कि एम्प्लॉय बेचारे तो काम को पसंद करते हैं, और वो इतना पसंद करते हैं कि उनके नजदीक तो ये इतना नेचुरल है जैसे रेस्टोरेंट प्ले है। ये अपने काम को ऐसे समझते हैं कि जैसे आराम करना है और इंजॉय करना है। और कहते हैं पीपल विल एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल। लोग सेल्फ डायरेक्शन और सेल्फ डायरेक्शन कंट्रोल को पसंद करते हैं कि इख्तियारात हमारे पास हों और हम खुद प्लान कर सकें कि एक काम को कैसे करना है, हम खुद स्केड्यूल कर सकें कि हम इस काम को किस तरीके से कर सकते हैं। ये लोग इस बात को पसंद करते हैं। तो कहता है कि एवरेज पर्सन भी लर्न कर लेता है और ढूंढता फिरता है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे मिले और वो उस काम को करके अपना नाम कमाए कि ये काम उसने किया है। तो लिहाजा वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि वर्कर चाहते हैं कि उन्हें काम जो है वो ना दिया जाए, वो तो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। वो तो काम को इतना पसंद करते हैं जैसे रेस्ट एंड प्ले है। और वो कहता है कि वो तो चाहते हैं कि जिम्मेदारी उनके हाथ में दे दी जाए और वो खुद प्लानिंग करे, वो खुद सेल्फ कंट्रोल करें, सेल्फ डायरेक्शन करें, अपने लिए रास्ते का तयन खुद करें। तो लिहाजा वो कहता है द एबिलिटी टू मेक इनोवेटिव डिसीजन भी याद रखना कि सिर्फ ऊपर के लोगों में नहीं होती। अल्लाह ने फैसला साजी की बेहतरीन सलाहियत पूरी दुनिया की आबादी में बिखेर दी है। लोअर लेवल के लोग भी बड़े अच्छे फैसले कर सकते हैं। लिहाजा ऊपर के लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हर चीज वही सही समझते हैं। वो कहता है अगर ये अप्रोच रखोगे तो तुम ज्यादा कामयाब रहोगे और तुम्हारे वर्कर भी मोटिवेट रहेंगे। तो ये बच्चों होगी थ्योरी वाई। अब बात कर लेते हैं हम, कहते हैं अकॉर्डिंग टू डगलस मैकग्रेगर थ्योरी एक्स पीपल आर मोटिवेटेड। तो देखिए एक्स पीपल उसके नजदीक मोटिवेट क्यों होते थे। वो कहता है एक्स थॉट में वर्कर मोटिवेट सिर्फ होता है किस लिए, कि उसे मनी और सिक्योरिटी चाहिए। अगर पैसा उसे घर मिल जाए तो वो कभी भी काम पे नहीं आएगा। ठीक है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वर्क रिकग्निशन, सेंस ऑफ अचीवमेंट, ये थ्योरी वाई वर्कर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक्स के नहीं। अब देखिए कहता था मैनेजमेंट ऑफ जो भी कंपनी है जीसीसी रन्स अ टाइट शिप कंट्रोल, क्या है शाबाश, क्लॉकिंग ऑन टाइम कीपिंग सिस्टम, यानी सख्त किस्म का सिस्टम, टाइम इन टाइम आउट, क्लोज सुपरविजन एंड रूल्स। और वो क्या कहता है, वो कहता है कि उनका मैनेजर कहता है सेज द जनरल मैनेजर इफ यू allow the people to have a freedom at work, they will take advantage and their work rate will be deteriorated। अगर हम इन्हें आज़ादी देना, काम करने का फ्रीडम दे, तो ये काम नहीं करते बल्कि ये काम को खराब करते हैं। लिहाजा इस अप्रोच के तहत अगर देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट किसके लिए लिखा है, वाई के लिए, एक्स के लिए? डेफिनेटली एक्स के लिए लिखा गया है। ये मैनेजर एक्स टाइप के हैं जो सख्त कंट्रोल रखना चाहते हैं। अच्छा बच्चों, अब दूसरी तरफ अगर आप देखते हो, यानी यू टॉक्ड अबाउट द क्या कह सकते हैं, एक बार इसको इधर ही रख देगा। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो कहते हैं कि इफ यू बिलीव इफ इफ यू बिलीव दैट यू हैव अ वाई वर्कर्स, यानी अगर आप समझते हो आप वाई वर्कर है तो यू विल अडॉप्ट, क्या अडॉप्ट करेंगे? अथॉरिटेरियन अप्रोच नहीं है तो कभी भी नहीं मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूँ मेरे साथ वाई टाइप के वर्कर हैं जो काम को पसंद करते हैं, तो मैं तो पार्टिसिपेटिव स्टाइल अडॉप्ट करूंगा। क्या हाल है? एम्फसाइज ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ डायरेक्शन, यस एम्फसाइज के वो खुद अपना रास्ते का तयन करें। टाइट कंट्रोल तो कभी नहीं करेंगे, ये तो तब करेंगे, ये दोनों तब करेंगे जब मेरे साथ एक्स टाइप के वर्कर, और ये दोनों वाई वर्कर के लिए हैं। लिहाजा 2 और 3 जो है वो सी को हमें करेक्ट मान लेना चाहिए।
ठीक हो गया बच्चों? अच्छा जी, अब एक सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर इज नॉट अ मेंबर ऑफ स्कूल ऑफ थॉट। देखिए 3 राइटर ऐसे हैं जिनमें ना आपस में बड़ा इत्तेफाक राय है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर एल्टन में भी कहते हैं कि इन्वायरमेंट का ना वर्कर पे बड़ा असर होता है, ये इस पे बिलीव करते हैं इन्वायरमेंट और कोवर्कर्स का। इब्राहम मैस्लो भी यही कहते हैं और फ्रेडरिक हेज़बर्ग भी यही कहते हैं। तो ये दोनों मैं आपको मोटिवेशन में पढ़ाऊंगा और आप देखेंगे ये भी कहते हैं कि इन्वायरमेंट, वर्क रिलेशनशिप और सुपरवाइजर का बिहेवियर एम्प्लॉय के काम पर बहुत असरअंदाज होता है। तो ये तीनों एक थॉट के हैं। और जो एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं ये बेसिकली क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के हैं और इनका इनके साथ इस सेंस में कोई ताल्लुक नहीं बनता। अब यहाँ पे सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर टेलरिज्म। कौन सी ऐसी टेक्निक है जो इनकी नहीं है? तो देखिए माइक्रो डिजाइन ऑफ जॉब, ताकि लोग स्ट्रिक्ट स्पेशलाइजेशन करें। ये तो इन्होंने कहा था कि जॉब को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और लोगों को स्पेशलाइज कराओ। वर्क स्टडी टेक्निक्स एस्टेब्लिश एफिशिएंट मेथड, कि वो मेथड अडॉप्ट करो जिससे एफिशिएंट काम हो सके और लोगों को वक्त पे रिवार्ड दो उनके काम के मुताबिक। ये तीनों बातें कही थी। मल्टी स्किल्स एंड मल्टी टास्क इन्होंने नहीं कही थी, ये तो ह्यूमन रिलेशन स्कूल ने कही थी कि अगर एक वर्कर को एक ही तरह के टास्क नहीं देंगे, मुख्तलिफ तरह के टास्क देंगे, तो हम उससे ज्यादा अच्छी आउटकम ले सकेंगे। ठीक हो गई जी बात? अच्छा जी, तो ऐसा करते हैं आज की आखिरी बात करते हैं और फिर बात को वाइंड अप कर देते हैं। तो ये जो है इसको भी डन कर देते हैं जी और फिर दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। आज की जो लास्ट बात मैं आप लोगों के साथ करनी चाहूंगा, आज की जो लास्ट बात मैं आप लोगों के साथ करनी चाहूंगा वो है थ्योरी जी। देखिए ये एक बहस है कि थ्योरी जी जो है इसको हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये ऑफ शूट है, यानी थ्योरी एक्स और वाई का ये कोई, आप ये कह लीजिए कि क्रिटिसिज्म करते हुए उनके अपोजिट थ्योरी है या उसी की बात को आगे लेके चल रही है। ना तो उसके अपोजिट है, ना ही उसकी बात को कोई फर्दर फॉरवर्ड लेके कोई इतना चल रही है। हम इसे ऑफ शूट ना कहें तो बेहतर है, लेकिन इशू बहरहाल उससे मिलता जुलता है। असल में एक अमेरिकन मसला था वो ये कि अमेरिकन बेसिकली जनरल मोटर्स एंड अदर ऑटोमोबाइल कंपनीज ये जानना चाहती थी कि ऐसा क्या मुख्तलिफ है जापानीज कार मैन्युफैक्चरर में कि उन्होंने आसानी पूरी दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर कब्जा किया और उन्होंने अमेरिका में आके ही जापानीज गाड़ियां लाकर या अमेरिका में अपनी फैक्ट्रियां सेट करके जापानीज अमेरिकन कार मैन्युफैक्चरर्स को टफ टाइम दिया। तो व्हाट इज इनसाइड डिफरेंट इन द जापानीज कंपनीज, what is the difference they are doing so that they are far ahead or they are competing very and giving very tough time to the all the world over। ये एक फिनोमिना था। इसके लिए पहले तो डॉक्टर डेमिंग ने 14 रूल्स दिए थे एक जमाने में क्वालिटी के, और क्यूजिन बड़े मशहूर हैं इसमें जो आगे चल के आप पढ़ेंगे अपने इंटरप्राइज मैनेजमेंट के टॉपिक्स में। लेकिन यहाँ पे जो इशू था वो ये था कि जी ओची ने जो थ्योरी की, डॉक्टर विलियम ओची ने जो प्रेजेंट की, उसने बताया कि जापानीज क्या मुख्तलिफ कर रहे हैं अमेरिकन से, व्हाट इज द डिफरेंस दे आर क्रिएटिंग। तो देखने में ये आया कि सबसे पहली चीज जो फर्क नजर आई वो है जापानीज जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वहाँ एम्प्लॉय की लॉयल्टी ज्यादा है और वो लाइफ टाइम भी एक कंपनी के साथ काम करता रहता है।
और उसका ख्याल उसकी कंपनी बहुत रखती है, इसलिए वो अपनी कंपनी को कभी छोड़ता नहीं है। तो एक तो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, और वो जो उनका ताल्लुक है वो ऑन दी जॉब भी है और ऑफ दी जॉब भी है वेलबींग का। इसलिए जब वो वर्कर किसी पेंच को या नट को टाइट करता है तो उससे ये पता है कि ये मेरी रोजी रोटी भी है, ये मेरे कुंबा, यानी अगर मैं टोयोटा का वर्कर हूँ तो टोयोटा मेरा प्राइड है, इसलिए मैं इसके अंदर किसी किस्म की कोताही नहीं करूंगा और मैं अपने काम को बेस्ट सर अंजाम दूंगा। तो पहली चीज तो ये है कि उनकी कमिटमेंट का लेवल बड़ा हाई है, उनकी लॉयल्टी का लेवल बड़ा हाई है, इसलिए वो अपने काम में किसी किस्म की खामी को देखना ही नहीं चाहते। दूसरी बात, दिस मीन्स स्टेबल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे स्टेबल एम्प्लॉयमेंट है, बार बार का हाई एम्प्लॉय टर्नओवर रेट नहीं है कि 2 एम्प्लॉय आ गए फिर 2 नए आ गए फिर पिछले एक चले गए तो बस ट्रेनिंग ही करते रहो। तो हाई एम्प्लॉय मोराल भी है कि उनका मोराल भी हाई है, देयर सेटिस्फैक्शन बाय क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर कोलैबोरेशन, के मिलजुल कर वो नई अपॉर्चुनिटीज को अवेल करते हैं। और उनका जॉब मूवमेंट बड़ा स्लो है, यानी वो तरक्की की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं, लेकिन उनकी फैसला साजी जो है वो मल्टी लेवल पार्टिसिपेशन से होती है और वो हर एक से राय लाजमी लेते हैं। इस तरह वर्कर्स के अंदर एक एहसास जिम्मेदारी पैदा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फैसले हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम हो रहे हैं, वो सारे के सारे काम जो हैं वो हमारी राय, हमारी ओपिनियन और हमारी सोच को पूछ कर किए गए हैं, लिहाजा वो अपने काम को बेस्ट सर अंजाम दें। तो अगर हम कंक्लूड करें तो हम क्या करेंगे, तो कंक्लूड करेंगे तो ये करेंगे कि पहली बात तो ये कि जापानीज जो काम कर रहे हैं वो ज्यादा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहे हैं, वो अपनी कंपनी के साथ ज्यादा रिलेटेड हैं, कंपनी उनका ऑफ दी जॉब और ऑन दी जॉब दोनों जगह कमिटमेंट उनकी हाई है, लिहाजा वो अपने काम में पूरी मुशक्कत को, पूरी केयर को पेश नजर रखते हैं और मुकम्मल एहतियात के साथ अपना काम करते हैं। बल्कि और इसके अलावा वो एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है जहाँ सौ दिन कह सकता हूँ, कई सौ दिन से एक ही तरह के लोग हैं जो उसके इर्द गिर्द हैं और उनका आपस में फैमिली एडजस्टमेंट है, इसलिए वो आपस में कोलैबोरेट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करते हैं और फैसला साजी में एक दूसरे की मदद करते हैं और सोच समझ कर राय देते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि वो, मैंने तो ये सुना है कि जब उनकी फैक्ट्रीज का हम विजिट करने जाते हैं तो वो पसंद नहीं करते कि हम उनके काम को डिस्टर्ब करें। इससे जापानीज फैक्ट्रीज के अंदर जब कोई विजिट के लिए आता है तो उनकी जो कॉरिडोर है वो ऊपर की तरफ बनी हुई है और वो ऊपर से उन्हें देख सकते हैं। और मेरे सुनने में आया है, मैंने कभी देखा नहीं कि जापानीज कोई काम कर रहा हो और उसको आप दोस्त होने के नाते बुलाएं या कोई जोक करे तो वो नापसंद करता है, क्योंकि वो ये कहता है कि तुम्हें पता है कि जैसे एक बंदा एक काम में बहुत सिंसियर है तो तुम क्यों मुझे बुला रहे हो, मेरे काम का हर्ज हो रहा है। तो दे माइंड इट, वो नाराज हो जाता है। तो ये बच्चों चीजें बड़ी अहम हैं, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर कल भी बात करेंगे अपने सेशन में। आज मैंने इसकी बेसिक्स के ऊपर बात की है, कल हम कोशिश करेंगे कि कुछ मोटिवेशनल थ्योरीज पे बात करें, फिर हम लीडरशिप की तरफ चलेंगे, फिर हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की तरफ चलेंगे। तो वन बाय वन हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर कर जाएंगे। आज के टॉपिक भी बड़े अहम हैं। तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और आप लोगों ने जो है मैं कोशिश करूंगा ये सारी चीजें जो है वो एज इट इज आप तक पहुंचे और आपने इन्हें जिस सीक्वेंस में इन्हें पढ़ाया है अगर उस सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।